हेलो सेफाइल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सारंग से क्लास। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इंडेक्स 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। वैसे इसका एक आइडिया मैंने आपको दे दिया था कि कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते कौन से हैं, बट डिटेल में डिस्कशन नहीं हुआ था। इसका डिटेल में डिस्कशन आज होगा। आज हम देखेंगे कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते कौन से हैं, उसका मेजरमेंट कैसे होता है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, और इलस्ट्रेशन भी सोल्व करेंगे। तो आप बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर को रिकॉल कीजिए। मैंने आपको बताया था कि किसी एक पार्टी के लिए तो होता है मेरा फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मेरा किसी एक पार्टी के लिए होता है फाइनेंशियल एसेट, और किसी एक पार्टी के लिए चाहे तो फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा या इक्विटी होगा। ठीक है, वहां पे दो पार्टी होती थी, एक के लिए फाइनेंशियल एसेट होता था, एक के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी होता था, इन दोनों में से कोई होता था। बट कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जो किसी एक पार्टी के लिए तो फाइनेंशियल एसेट होगा, बट दूसरी पार्टी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी प्लस इक्विटी दोनों ही होंगे। ठीक है, एक ही इंस्ट्रूमेंट के अंदर जब दो के डीएनए मिल जाएंगे तो उसको कहते हैं हम कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कौन से डीएनए? उसके अंदर फाइनेंशियल लायबिलिटी का भी डीएनए मिला होगा और इक्विटी का भी डीएनए मिला होगा। मतलब कि दोनों के फीचर्स आ जाते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, उसको कहते हैं हम कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। जो फाइनेंशियल एसेट किसके लिए होता था? वो होल्डर के लिए होता था, कि जिसने डिबेंचर्स वगैरह में पैसा लगाया, परचेज किए हैं, वो कौन होता था? होल्डर होता था। उसके लिए तो फाइनेंशियल एसेट हो गई। अब फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी किसके लिए होता था? जिसने वो इंस्ट्रूमेंट को इशू किया होता था। तो कंपाउंड किसके लिए हुआ? इशूअर के लिए। तो यहां पे सिर्फ इशूअर्स के पर्सपेक्टिव से ही बात होगी। होल्डर के लिए तो फाइनेंशियल एसेट हो गया, उसका तो एक ही तो डीएनए फाइनेंशियल एसेट में, फाइनेंशियल एसेट का डीएनए, बट इसमें उस इंस्ट्रूमेंट में फाइनेंशियल लायबिलिटी का भी डीएनए आ चुका है और इक्विटी का भी। जब दो डीएनए मैच हो जाते हैं तो उसको कहते हैं हम कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो अभी ये बता दिया मैंने इश्यूअर्स के पर्सपेक्टिव से, दे बोथ हैव लायबिलिटी एंड इक्विटी कंपोनेंट। तो अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी करवा देता हूं, चार्ट के थ्रू करवाता हूं आपको कुछ एग्जांपल जो आपके कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के होते हैं। एक चार्ट बनवाता हूं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बनाओ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इससे आपको बहुत अच्छे से रिकॉल हो जाएंगी चीजें, भूलोगे नहीं। ठीक है, एक तो होता है मेरा कन्वर्टिबल वाले, कन्वर्टिबल। यहां पे मैं डिबेंचर लिख रहा हूं, आप प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह भी, डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर बार बार नहीं बोलूंगा, आप ये मानना कि यहां पे प्रेफरेंस शेयर वगैरह भी लिखे हुए। ठीक है, कन्वर्टिबल डिबेंचर हो गया एक, अदर देन कन्वर्टिबल डिबेंचर। दो तरीके के डिबेंचर होते हैं मेरे, चाहे तो कन्वर्टिबल होंगे या अदर देन कन्वर्टिबल। सबसे पहले अदर देन कन्वर्टिबल की बात करते हैं। इसके अंदर मैं आपको बताता जाऊंगा कि अलग अलग कैसे करना होगा, क्योंकि उसके अंदर दोनों के डीएनए मिक्स हुए हुए हैं। तो हमें इसको अलग करने के लिए मैं बताता जाऊंगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी वाला पोर्शन ऐसे अलग कर लो, जो डिफरेंस बचेगा वो आपका इक्विटी वाला पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि आपने कोई 1000 रुपए का एक इंस्ट्रूमेंट इशू किया, ठीक है, उसमें मान लेता हूं कि मैं फाइनेंशियल लायबिलिटी का कंपोनेंट हुआ सिर्फ 500 रुपए, तो 500 इक्विटी का। इसमें मान लेते हैं कि चलो फाइनेंशियल लायबिलिटी का हो गया 600, तो 400 रुपए का आपका इक्विटी का हो गया। 600 रुपए फाइनेंशियल लायबिलिटी का, तो 400 इक्विटी का। ठीक है, तो डिफरेंस होता है इक्विटी, हमें निकालना होगा ये फाइनेंशियल लायबिलिटी वाला कंपोनेंट, इक्विटी वाला आपका डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको साथ में ये भी लिखवाता रहूंगा कि अगर आपके क्वेश्चन में ये वाला इंस्ट्रूमेंट आता कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो इसके अंदर आपके फाइनेंशियल लायबिलिटी वाले ये पोर्शन होंगे और इक्विटी वाले ये होंगे, तो आपको क्वेश्चंस करने में बहुत इजी रहेगा वो। ठीक है, तो इसमें मेरे आगे एग्जांपल लिखता हूं, अगर कौन से होते हैं। इसके अंदर मेरे आते हैं 2 टाइप्स के। इसको ना एक काम करता हूँ, न्यू पेज पे लिख लेता हूँ ना, न्यू पेज पे बना लेता हूँ, ये बहुत बड़ा सा बनेगा थोड़ा। जी, ये होते हैं मेरे 2 टाइप्स के। कौन से? एक तो हो गया मेरा परपीचुअल, ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही है सारे जो भी यहाँ पे लिखवाऊंगा मैं। ठीक है, परपीचुअल, आपको इससे ना लर्न करने में भी इजी रहेगा, कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछ ले कि ये आप बताओ कि कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अगर वैसा नहीं हुआ, आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी हेल्प करेगा, आपको पता रहेगा कि इसमें फाइनेंशियल लायबिलिटी का ये वाला कंपोनेंट होगा। ठीक है, परपीचुअल
लोन विद मैंडेटरी इंटरेस्ट। जहां पे भी मैंने इंटरेस्ट वगैरह लिखा है उसकी जगह आप डिविडेंड भी मानोगे कि अगर मान लो कोई ऐसा मैंने वो इशू कर दिया आपको, क्या, प्रेफरेंस शेयर, जो कि परपेचुअल है। परपेचुअल मतलब कि जो रिडीम नहीं होगा कभी, ठीक है। मैंने आपको एक टेबल भी बनवाई थी नोट्स में, उसको भी आप रेफरेंस लोगे, यहाँ पे बनवाई थी मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी, उसकी भी रेफरेंस लो आप। जैसे ये एक था इंटरेस्ट या डिविडेंड पेबल, अगर मैंडेटरी है तो आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी, ठीक है। फाइनेंशियल लायबिलिटी होता है मेरा इंटरेस्ट डिविडेंड में देखूंगा कि मेरा मैंडेटरी है या डिस्क्रिशनरी। मैंडेटरी मतलब कि देना ही देना है तो मेरा फाइनेंशियल लायबिलिटी, अगर मेरे ऊपर है कि दूं या ना दूं, मतलब कि ईश्वर के ऊपर है कि दूं या ना दूं, तो हो गया इक्विटी, वो इंटरेस्ट या डिविडेंड, ठीक है। फिर बात करता हूं मैं प्रिंसिपल की पोर्शन की। ये तो आपको पता लग ही चुका होगा कि दो कंपोनेंट होते हैं, दो कि एक इंटरेस्ट और एक प्रिंसिपल, ठीक है। अब अगर ये रिडीमेबल है तो मेरा फाइनेंशियल लायबिलिटी, रिडीमेबल मतलब कि मेरी ऑब्लिगेशन बनती है कि उसको कैश देना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, तब तो हो जाता वो फाइनेंशियल लायबिलिटी। और इरिडीमेबल या परपेचुअल मतलब कि रिडीमेबल नहीं है तो मतलब कि वो लगातार चलता रहेगा, जैसे इक्विटी, जैसे इसके अंदर डीएनए थे तो हमने इसको कहा था इक्विटी है। जैसे इक्विटी के डीएनए होते हैं जो, वो इक्विटी, इसमें इक्विटी का डीएनए था, डिस्क्रिशनरी था अगर डिविडेंड, इसके अंदर इक्विटी का डीएनए था तो ये इक्विटी हो गया था। तो मैंने आपको बताया था कि इक्विटी के कौन से डीएनए होते हैं कि उसको रिटर्न में डिविडेंड इशू करो या ना करो, ठीक है, मतलब डिविडेंड उसको पे करो या ना करो, आपकी मर्जी होती है। ऐसा ही इसमें है तो आपका इक्विटी। अब इक्विटी कभी भी रिडीम करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ऐसे ही ये परपेचुअल रिडीमेबल, ठीक है, तो ये इक्विटी जैसा होगा, डीएनए है तो इक्विटी। क्या ये नाम से आपको लगता हो कि डिबेंचर है, आप इसको इक्विटी ही कहोगे फिर भी, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर, कन्वर्जन होता है अगर फिक्स्ड फॉर वेरिएबल, मतलब कि अदर देन, आप इसको फिक्स्ड फॉर वेरिएबल की जगह मैंने आपको क्या लिखवा दिया था, अदर देन फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड, मतलब फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड से अलावा जो भी होगा, मतलब फिक्स्ड फॉर वेरिएबल, वेरिएबल फॉर फिक्स्ड या वेरिएबल फॉर वेरिएबल, ऐसे होगा आपका कन्वर्जन। अगर ये हम ऑलरेडी इसके बहुत सारे एग्जांपल कर चुके हैं फिक्स्ड वेरिएबल वगैरह के, इसका मैं दोबारा डिस्कशन नहीं करूंगा, ठीक है। अगर ये ऐसा है तो आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाता है, कन्वर्जन होता है अगर, ठीक है, कन्वर्जन पे कन्वर्जन होता है अगर ऐसा तो आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी, ठीक है। और अगर ये फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड में कन्वर्जन होता तो आपका इक्विटी हो जाता है पोर्शन, ठीक है। और ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो जाता है अगर ये ऑप्शन दे दिया है किसको, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होल्डर को। ये तो मैंने आपको बिल्कुल थोड़ा सा लिखवाया था, इससे आपको हेल्प मिल जाएगी, ये बहुत काम आएगा मेरे। एक उसमें इंस्ट्रूमेंट में दो कंपोनेंट होते हैं, चाहे एक तो इंटरेस्ट वगैरह का, एक प्रिंसिपल का, ठीक है। अब दो कंपोनेंट के साथ ही बात करते हैं, अच्छे से यहाँ पे चार्ट बनाते हैं। परपेचुअल लोन कौन सा हो गया, इसके आगे कंपोनेंट करता हूं दो, विद मैंडेटरी इंटरेस्ट, इसके दो हो जाते हैं मेरे, कौन से, एक तो इंटरेस्ट वाला, यहाँ पे इंटरेस्ट लिख रहा हूं जहां पे मैं, वहां पे आप डिविडेंड भी मानोगे, ठीक है। जहां पे मैं सिर्फ लोन या डिबेंचर वगैरह लिख रहा हूं वहां पे आप प्रेफरेंस शेयर भी मान लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चीज उसके डीएनए चेक करना है, मेन आपको उसका डीएनए चेक करना है कि उसका डीएनए है किसके वाला, इक्विटी वाला है या लायबिलिटी वाला है, बस। इंटरेस्ट और एक प्रिंसिपल, इसके अंदर आप देखोगे कि आपका जो इंटरेस्ट है वो तो मैंडेटरी है, मैंडेटरी इंटरेस्ट, तो इसको क्या कहेंगे हम, फाइनेंशियल लायबिलिटी। मैंडेटरी हो गया तो फाइनेंशियल लायबिलिटी, और ये प्रिंसिपल परपेचुअल है तो ये क्या हो गया आपका इक्विटी। तो ये आपका ऐसा आ जाता, तो इसमें आपको कैश फ्लोज, फाइनेंशियल लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते थे आप, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके अंदर आप जो कैश फ्लोज होते थे, ठीक है, जो आप प्रेजेंट वैल्यू लेके आते थे उसमें क्या करते थे, जितने भी कैश फ्लोज होते थे उसमें फाइनेंशियल लायबिलिटी, मतलब कि जितने कैश फ्लोज मेरे को पे करने की ऑब्लिगेशन थी वो सारे आ जाते थे इसमें। अब इसमें मेरी सिर्फ इंटरेस्ट पे करने की ऑब्लिगेशन है, इसका आगे कैलकुलेशन का मैंने प्रॉपर स्टेप्स बनाए हुए हैं, वो भी करवाऊंगा आपको। बट एक बार मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि इसका कैसे यूज में करोगे आप चार्ट को। जैसे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मेरी एक ऑब्लिगेशन बनती है कि मेरे को पैसा देना ही देना पड़ेगा, बट प्रिंसिपल में ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं है, ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं है। तो आप याद करो, हमने जब फाइनेंशियल लायबिलिटी की फेयर वैल्यू निकाली थी प्रेजेंट वैल्यू करके ऑफ मार्केट टर्म्स वाले केस में, तो उसमें क्या किया था हमने, जितने भी कैश फ्लो होते थे उन सब की प्रेजेंट वैल्यू की थी, उसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों लिए थे मैंने, ठीक है।
तो अब इसमें मेरे जब दोनों का ही डीएनए मैच है तो मेरे को सिर्फ वही वाले कैश फ्लोज लेने होंगे जो मेरी ओब्लिगेशन है पे करने की, जो मेरी ओब्लिगेशन है पे करने की, सिर्फ वही वाले कैश फ्लोज लेके उनकी प्रेजेंट वैल्यू करके निकाल दूंगा मैं, समझे? उसकी सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू करके निकाल दूंगा। इसकी कैलकुलेशन आगे बताऊंगा, बट इसका यूज करना बता रहा हूं कि एक बार इस चार्ट का कैसे यूज होगा आपका, ठीक है। इसमें मैंने लिखवा दिया अब फाइनेंशियल लायबिलिटी। फाइनेंशियल लायबिलिटी मतलब कि इसकी ही इंटरेस्ट वाले पोर्शन की ही ओब्लिगेशन है, तो जितना भी इंटरेस्ट का कैश फ्लो बनेगा, ठीक है, कूपन रेट से जितना भी इंटरेस्ट का कैश फ्लो बनेगा उसको ही प्रेजेंट वैल्यू करके लेके आओगे, उससे क्या आ गया आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी, और जो डिफरेंस होगा वो आएगा आपका इक्विटी। तो ऐसे यूज करना है, आपको पता लग जाएगा कि फाइनेंशियल लायबिलिटी निकालते हुए सिर्फ इस वाले पोर्शन का ही आपको कैश फ्लो कंसीडर करना होगा, ठीक है। अब और एग्जांपल लेता हूं आपको। एक हो गया मेरा रिडीमेबल डिबेंचर विद डिस्क्रिशनरी इंटरेस्ट। इसके अंदर बात करेंगे अगर इंटरेस्ट वाले पोर्शन की और एक प्रिंसिपल वाले पोर्शन की, इसमें इंटरेस्ट क्या है मेरा, इंटरेस्ट डिस्क्रिशनरी, डिस्क्रिशनरी होता मतलब कि इक्विटी का डीएनए है तो इसको कहेंगे हम इक्विटी, और प्रिंसिपल रिडीमेबल है, इसमें फाइनेंशियल लायबिलिटी वाला डीएनए है तो इसको कहेंगे हम फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो इस केस में हम किसका लेंगे कैश फ्लो, सिर्फ ये प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल इंटरेस्ट को नहीं कंसीडर करेंगे फाइनेंशियल लायबिलिटी निकालते हुए, ठीक है। इसको ही सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पे निकालेंगे इस पोर्शन को, अगर ये वाला डॉक्यूमेंट दे इंस्ट्रूमेंट दे रखा आपको, ठीक है। ये तो हो गया अदर देन कन्वर्टिबल। अब बात करते हैं हम कन्वर्टिबल की, ठीक है। कन्वर्टिबल के लिए एक काम करता हूं मैं, इसको पहले थोड़ा छोटा कर दूं मैं, आप नोटिंग करते रहा करो, ये चार्ट वगैरह ना बना लिया करो आप। तो यहां पे करते हैं नोटिंग, इसको और छोटा करूंगा, चलो इतना बड़ा कर लेता हूं इसको फिर, ठीक। कन्वर्जन, कन्वर्जन में भी मेरे दो तरीके के हो सकते हैं। कैसे, एक तो मेरा हो सकता है कि कंपल्सरी कन्वर्जन होना, कंपल्सरी कन्वर्टिबल, विद मैंडेटरी इंटरेस्ट। अगर ये वाला डॉक्यूमेंट है तो इसके अंदर आपको इंटरेस्ट और लायबिलिटी, इसके अंदर इंटरेस्ट क्या आपका मैंडेटरी, मतलब कि फाइनेंशियल लायबिलिटी वाला गुण है इसमें, फाइनेंशियल लायबिलिटी का डीएनए है, और जो ये लायबिलिटी लिख गया यहाँ पे प्रिंसिपल आएगा, उधर तो नहीं फाइनेंशियल लायबिलिटी लिख गया, हाँ इधर तो प्रिंसिपल ही लिखा है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल है, वो क्या है, कंपल्सरी कन्वर्टिबल, कंपल्सरी कन्वर्टिबल है, मतलब कि इसमें मेरी ओब्लिगेशन नहीं बनती है कुछ भी कैश पे करने की, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट की मेरी मैंडेटरी थी कि उसको इंटरेस्ट पे करना ही करना है मेरे को, मतलब कि इंटरेस्ट में ओब्लिगेशन थी तो वो मेरा फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गया, और प्रिंसिपल में कोई ओब्लिगेशन नहीं है तो वो क्या हो गया मेरा इक्विटी वाला डीएनए उसमें, तो इक्विटी हो गया ये। और अब बात करते हैं हम उनकी जो है मेरे ऑप्शनल कन्वर्टिबल, ठीक है, ऑप्शनल कन्वर्टिबल, ठीक है। इसके अंदर और पार्ट्स करते हैं हम, एक तो यहां हो जाएगा मेरा, और एक तो ऑप्शन हो सकता है मेरा किसके पास, होल्डर के पास, एक हो सकता है मेरा जिसने इशू किया उसके पास, ठीक है। अब इसके ऊपर भी डिफरेंस आएगा कि होल्डर के पास है तो ओब्लिगेशन अलग बनेगी, इश्यूअर के पास है तो ओब्लिगेशन अलग बनेगी, ठीक है। इश्यूअर मतलब कि इशू करने जिसने इशू किया है उसकी मर्जी है कि वो कैश देना चाहे तो कैश दे देगा, अगर इक्विटी देना चाहे तो इक्विटी दे दे, उसकी इच्छा है, ठीक है। जब उसकी इच्छा है कि उसको क्या देना है,
तो उस केस में क्या होगा, इस केस में मैं सिर्फ एक ही केस लूंगा, विद मैंडेटरी इंटरेस्ट। जो ऑप्शनल कन्वर्टेबल डिबेंचर विद मैंडेटरी इंटरेस्ट है और ऑप्शन विद इश्यूअर है, ठीक है। तो इसको ऐसे पढ़ोगे आप, ऑप्शनल कन्वर्टेबल शेयर्स विद मैंडेटरी इंटरेस्ट, ऑप्शन विद इश्यूअर, ठीक है। तो इस केस में क्या करोगे, मैंडेटरी इंटरेस्ट है तो इसमें दो पोर्शन करोगे। इसको तो एक्चुअली मेरे को उससे लिखना चाहिए था, इसी पेन से, इश्यूअर विद मैंडेटरी इंटरेस्ट। तो उस केस में क्या होगा मेरा, एक तो इंटरेस्ट का पोर्शन, एक प्रिंसिपल का पोर्शन। तो इसमें इंटरेस्ट वाला पोर्शन मैंडेटरी है, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी वाले कैरेक्टर्स आ गए हैं सारे, मतलब कि ओब्लिगेशन हो चुकी है मेरी पे करने की। और प्रिंसिपल, ये ऑप्शन है ईश्वर के पास कि वो उसके पास ऑप्शनली कन्वर्टेबल है। ऑप्शन किसके पास है, ईश्वर के पास ऑप्शन है कि वो कन्वर्जन करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो कैश में दे दे, ठीक है। मतलब कि उसके पास ऑप्शन है कि वो कैश में भी दे सकता है, उसमें भी, मतलब उसके पास ओब्लिगेशन नहीं है, उस ओब्लिगेशन को अवॉइड कर सकता है कैश में पे करने की, कैश में पे करने की ओब्लिगेशन को अवॉइड कर सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, अगर ओब्लिगेशन को अवॉइड नहीं कर सकता तो हम कहते हैं कि हाँ ये कौन सा हो गया, अगर वो ओब्लिगेशन को अवॉइड नहीं कर सकता, मतलब कि ओब्लिगेशन बन रही है उसकी कैश में पे करने की, तो कहता है कि मैं उसका फाइनेंशियल लायबिलिटी। बट यहाँ पे वो अवॉइड कर सकता है, अवॉइड कर सकता है वो, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल अवॉइडेबल, वो यहाँ पे अवॉइड कर सकता है, ठीक है, कैश पे करने से, कैश अवॉइडेबल। यहाँ पे कैश पे करना वो अवॉइड कर सकता है। अगर क्वेश्चन में दे दे कि कैश पे करना अवॉइड नहीं कर सकता, कैश पे करना ही पड़ेगा, तो उस केस में तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी का हो गया। बट अगर क्वेश्चन में ना दिया तो आप क्या मानोगे इसको, उसके पास ऑप्शन है ईश्वर के पास, वो उसको इक्विटी इशू कर सकता है, मतलब ओब्लिगेशन नहीं है उसकी कैश पे करने की, तो क्या मानेगा उसको, इक्विटी। समझे। और अब मैं कहता हूं कि यहां हो गया मेरा ये बात। अब होल्डर पे आते हैं। होल्डर के पास अगर यहां पे मेरा दो कर देता हूं, दो में पार्ट, एक तो हो सकता है कि मेरा विद मैंडेटरी इंटरेस्ट हो, इसको मैं दूसरे कलर से ले लूं, मैं यहां पे नहीं, गायब हो जाएगा बीच में, विद मैंडेटरी इंटरेस्ट। वो एक हो सकता है कि विद डिस्क्रिशनरी इंटरेस्ट, डिस्क्रिशनरी इंटरेस्ट, ठीक है। अभी बात करते हैं डिस्क्रिशनरी इंटरेस्ट वाले केस में, ठीक है। अगर ये डिस्क्रिशनरी इंटरेस्ट वाला केस है तो इसमें इंटरेस्ट का पोर्शन क्या होगा और प्रिंसिपल का पोर्शन क्या होगा, ठीक है। इंटरेस्ट वाला पोर्शन अगर डिस्क्रिशनरी है इंटरेस्ट, मतलब कि ओब्लिगेशन नहीं है उसकी, तो उसको क्या कहेंगे हम, इक्विटी वाला डीएनए, तो इसको इक्विटी कह देंगे। और प्रिंसिपल, ऑप्शन किसके पास है, ऑप्शन कन्वर्ट करने का होल्डर के पास है, ठीक है। अगर होल्डर के पास है, वो अगर मेरे से कैश मांग लेगा तो क्या मैं अवॉइड कर सकता हूं, नहीं कर सकता ना, तो मेरे को उसको ओब्लिगेशन बन जाता है कि कैश पे करना पड़ेगा। ऑप्शन होल्डर के पास है कि वो कैश मांगना चाहे, तो उसने कैश मांग लिया तो मैं कैश देना पड़ेगा। बट ईश्वर के पास जब ऑप्शन था कन्वर्जन का, तो यहां पे होल्डर ये नहीं कह सकता था कि आप मेरे को कैश पे करो, यहां पे ऑप्शन ईश्वर के पास था कि वो चाहे तो कैश पे करे, चाहे तो इक्विटी। तो यहां पे कैश अवॉइड कर सकता था वो, इसलिए इक्विटी मान लिया इसको। और इस केस में वहां पे होल्डर ने कैश मांग लिया तो ईश्वर को कैश पे करना पड़ेगा, यहां पे अवॉइड नहीं कर सकता वो, ठीक है। तो उसको क्या मानेंगे हम, प्रिंसिपल पोर्शन को फाइनेंशियल लायबिलिटी, ठीक है। और बात करते हैं अब मैंडेटरी इंटरेस्ट वाले केस की। इसमें
मैं कहता हूं इंटरेस्ट का पोर्शन और प्रिंसिपल का पोर्शन। अभी तक यही चार्ट बना, छोटा सा है, ज्यादा नहीं है, बड़ा आपको देखने में लग रहा होगा पता नहीं कितना लिख दिया। तो इससे ना आपके सारे मोस्टली जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारे कवर हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो इंटरेस्ट इस केस में मैंडेटरी इंटरेस्ट है, जब मेरा मैंडेटरी इंटरेस्ट है, मैंडेटरी इंटरेस्ट के केस में क्या होगा, अगर मैंडेटरी इंटरेस्ट है मतलब कि फाइनेंशियल लायबिलिटी का गुण है कि उसकी ओब्लिगेशन बनती है कि इंटरेस्ट तो पे करेगा ही वो केस में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फाइनेंशियल लायबिलिटी। और ये प्रिंसिपल, होल्डर के पास ऑप्शन है, होल्डर के पास ऑप्शन है, ठीक है, विद मैंडेटरी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मैंडेटरी था, होल्डर के पास ऑप्शन है कि वो कन्वर्ट करना चाहे ना करना चाहे। अब उसने अगर मेरे से कैश मांग लिया तो मेरे को कैश उसको देना पड़ेगा, मतलब मेरी ओब्लिगेशन है, सामने वाले के पास ऑप्शन है कि वो कैश मांग सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया मेरा प्रिंसिपल, फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो सर क्या ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ? मैं कह देता हूं कि इसके अंदर आपको एक कंपोनेंट और देखने को मिलेगा, कौन सा, जो उसको ना एक्चुअली क्या होता है कि जो होल्डर को सामने वाली पार्टी को ऑप्शन देते हैं तो उसमें ना इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है, इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है, उस इंटरेस्ट का डिफरेंस की वजह से मेरी सेविंग आती है, वो आपको क्वेश्चंस में दिखाऊंगा। ठीक है, मतलब कि मेरे को चाहे तो ओब्लिगेशन बन रही है इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे करने की ओब्लिगेशन बन रही है, बट मेरे को उसको ऑप्शन देने की वजह से ना ये लोन कम रेट पे मिल गया था, कम रेट पे मिल गया था, तो क्या एक सेविंग भी तो होगी मेरी, कुछ सेविंग वाला पोर्शन भी आएगा, तो वो सेविंग क्या होगी मेरी, इक्विटी। इसमें गलती कर सकते हो, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल नीचे तक ले गया। ठीक है, यहां पे मल्टीपल हमने कर दिए, कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4, बट यहां पे मेरे और भी तो कितने आगे तक कवर हो चुके हैं, अंदर अंदर तक जा जाके। ठीक है, तो मैं देखूं अगर 1 हो गया, 2, पता नहीं कितने हो गए यार, जो भी हो गए। ठीक है, इसको समझ गए आप कि कन्वर्जन में यहाँ पे आप गलती मत करना, ये सेविंग वाला पोर्शन होगा तो ये भी कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि क्या ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है ऐसा, तो आप गलती करके आ सकते हो। ठीक है, तो इसको आप पिक क्लिक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है कर लो। ठीक है, ये अब दिख रहा होगा आपको सारा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नोट्स पे। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नोट्स पे कहाँ गए भाई, हाँ जी, ये रहा। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, तो इनको करोगे तो इजीली आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे ऑप्शनल लिख दो साथ में, आगे आगे ऑप्शनल आएगा, इसमें ऑप्शनल कन्वर्टिबल इशूड। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये वाला एग्जांपल क्यों लिया मैं बताता हूँ। अगर यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, सिर्फ ये दे रखा है कि ऑप्शनल कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इशूड बाय कंपनी, तो हम क्या मानेंगे उसको? अगर सिर्फ ये दे रखा है कि ऑप्शनल कन्वर्टिबल डिबेंचर है इशू बाय कंपनी, ठीक है, कंपनी क्या होगी, इशूअर, तो कौन सा मानेंगे कि ऑप्शन किसके पास है? एक तो कंपल्सरी कन्वर्टिबल था, वो हमने देख लिया था अलग से कि अगर मैंडेटरी इंटरेस्ट था और कंपल्सरी कन्वर्टिबल था तो उसमें इंटरेस्ट वाला पोर्शन हो गया था मेरा फाइनेंशियल लायबिलिटी, और कंपल्सरी कन्वर्ट होना था तो उसमें प्रिंसिपल में ऑब्लिगेशन नहीं थी, तो मेरा क्या हो गया था, वो इक्विटी। ठीक है, तो इस केस में मेरे को बता नहीं रखा ऑप्शन में, चाहे तो होल्डर के पास होता था चाहे इश्यूअर के पास, तो मैं किसका मानूं? यहाँ पे दे नहीं रखा, तो आप यहाँ पे हमेशा इज्यूम करना कि आपका होल्डर के पास ऑप्शन है, होल्डर के पास। ठीक है, होल्डर के पास ऑप्शन है, यहाँ पे कहीं मेंशन कर लो, ठीक है, कि होल्डर के पास ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ये ऑप्शनल तो मैंने लिखना भूल गया था, यहाँ पे लिख लेना, प्रिंटिंग मिस्टेक है ऑप्शनल वाली। ठीक है, अगर नहीं दे रखा होल्डर या इशूअर तो आप होल्डर मानोगे ऑप्शनल, ये ऑप्शन होल्डर के पास है। ठीक है, तो वैसे ही आप क्वेश्चन करोगे। तो इसके अंदर लायबिलिटी कंपोनेंट क्या होगा, लायबिलिटी कंपोनेंट ऑप्शनल कन्वर्टिबल डिबेंचर। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट नहीं दे रखा तो आप क्या मानोगे, इंटरेस्ट मैंडेटरी होगा।
ठीक है, इंटरेस्ट मैंडेटरी रहेगा, तो इसमें ऑब्लिगेशन टू पे इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, इसमें आपकी ऑब्लिगेशन बनती है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे करने की। ठीक है, ओब्लिगेशन टू पे इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, जो ओब्लिगेशन होगी इंटरेस्ट या प्रिंसिपल की, हमने अभी तक इतने सारे एग्जांपल देखे, उसमें जिसकी ओब्लिगेशन बनती थी हमने उसको फाइनेंशियल लायबिलिटी मान लिया, वो लायबिलिटी कंपोनेंट हो गया। अब इसमें इक्विटी कंपोनेंट कौन सा हो गया, इसमें आप ये मान लेना, इसकी जगह ना आप चाहे ये लिख लो कि टोटल जो था उसमें से लायबिलिटी वाला कंपोनेंट अगर माइनस कर दूंगा तो बाकी वाला इक्विटी कंपोनेंट बच गया। ठीक है, तो इसको वैसे भी लिख लो, बट हम सिर्फ इसके एग्जाम्पल को ही डिस्कस कर रहे हैं ना कि इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कौन सा इक्विटी हो गया इसमें। ठीक है, मैं कहता हूं कि इसमें कन्वर्टेबल डिबेंचर था, उसके पास थी सारी, तो इसके अंदर मेरा इंटरेस्ट भी, इसके पास देखो इंटरेस्ट मेरा मैंडेटरी हो गया। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गया, ये भी मेरा फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गया, दोनों फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गए इसमें, और दोनों ही फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गए क्योंकि दोनों की ऑब्लिगेशन बन रही थी ऐसे ऑप्शन में पे करने की। और इक्विटी कंपोनेंट क्या हो गया मेरा, वो ये 3 वाला ही केस है जो मैंने बिल्कुल लास्ट में करवाया था, उसके अंदर आपने देखा था कि इंटरेस्ट भी लायबिलिटी, वो भी लायबिलिटी, तो इसके अंदर एक सेविंग वाला पोर्शन होता है। क्यों आता वो ऑप्शन दिया था उसको, ऑप्शन की वजह से, ऑप्शन गिवन टू होल्डर टू कन्वर्ट द डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, तो उस वजह से आपका ये इक्विटी वाला कंपोनेंट आया। तो इसमें इक्विटी कंपोनेंट भी है एक, तो आपका क्या हो गया, यहां पे लिखो आप सेविंग, तो ये आपका कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का हो गया। ठीक है, जो डिफिकल्ट वाला था मैंने यहाँ पे दे दिया, बाकी इजी इजी वाले आपको यहाँ पे नहीं दिए, और एक मैंने वो वाले दे दिए जो दूसरे थे, कन्वर्जन से दूसरे। परपेचुअल लोन विद मैंडेटरी इंटरेस्ट, रिडीमेबल डिबेंचर, ये मैं समझा के आ चुका हूँ, तो इसके अब इलस्ट्रेशंस करते हैं, फिर इसके बाद इसकी अकाउंटिंग वगैरह देखेंगे कैसे होगी। ठीक है, इलस्ट्रेशन थर्ड यूनिट का फोर्थ इलस्ट्रेशन, थर्ड यूनिट का 32 इलस्ट्रेशन, बट ये नहीं करेंगे अभी, पहले हम ये वाले करेंगे। थर्ड यूनिट का 25th इलस्ट्रेशन, थर्ड यूनिट का 26th इलस्ट्रेशन, 25th और 26th इलस्ट्रेशन करते हैं ऐसे स्टडी मैट पे, ऐसे स्टडी मैट पे चलिए। 25th और 26th था आई थिंक, हाँ जी। एक्स कंपनी लिमिटेड ईश्वर इशू करता है वो डिबेंचर्स किसको, वाई लिमिटेड को। वाई लिमिटेड क्या है, होल्डर। दोज डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 10 ईयर, ये डिबेंचर रिडीमेबल है एट द एंड ऑफ 10 ईयर। ठीक है, यहां पे इसको हाईलाइट करो, रिडीमेबल है। ठीक है, रिडीमेबल मतलब कि, रिडीमेबल मतलब फाइनेंशियल लायबिलिटी। ठीक है, at the end of 10 years from the date of issue, interest of 15% per annum is payable at the discretion। इंटरेस्ट क्या है, डिस्क्रिशन पे, तो ये डिस्क्रिशन पे होता है, तो क्या हो गया मेरा, तो ये हो गया मेरा डिस्क्रिशन, इक्विटी वाला डीएनए हो गया इसमें। तो ये दो हो गए मेरा, इंटरेस्ट, इक्विटी, और वो फाइनेंशियल लायबिलिटी, एक ही इंस्ट्रूमेंट में दो दो गुण हो चुके हैं, दो दो के डीएनए आ चुके हैं, तो ये हो गया मेरा कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कमेंसुरेट विद द क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल ऑफ द इश्यूअर, एग्जामिन द नेचर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एग्जामिन करना है नेचर ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, मैंने आपको करवा दिया। अब ये पी कंपनी लिमिटेड टेक करती है एक लोन फ्रॉम क्यू कंपनी लिमिटेड, द लोन इज परपेचुअल, लोन क्या है, परपेचुअल। ठीक है, और एंटाइटल्स दी होल्डर टू फिक्स्ड इंटरेस्ट 8%। तो जो लोन है परपेचुअल, परपेचुअल लोन क्या हो गया मेरा, जो परपेचुअल होता है मतलब कि इरिडीमेबल, तो क्या हो गया ये इक्विटी, इक्विटी वाला डीएनए आ गया इसमें, और ये फिक्स्ड इंटरेस्ट मतलब कि मैंडेटरी। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, फिक्स्ड रेट मतलब कि 8% उसको मिलेगा ही, तो ये मैंडेटरी हो गया, तो ये हो गया मेरा फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो इसमें भी दोनों गुण आ चुके हैं, दोनों के डीएनए आ चुके हैं, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आ चुके हैं, दोनों के फीचर्स आ चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये रहा। ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट कहाँ गया, ये रहा, मैंडेटरी इंटरेस्ट और परपेचुअल नेचर ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। समझे, अभी चलते हैं उस पर ही अपने
ये दोनों हो चुके हैं। इसके बाद इलस्ट्रेशन, थर्ड यूनिट का फर्स्ट इलस्ट्रेशन। ए लिमिटेड इशूअर इशू करता है प्रेफरेंस शेयर्स को बी लिमिटेड को, ठीक है। दोज प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। ये क्या है? रिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब कि मेरा डीएनए किससे मैच हो गया? फाइनेंशियल लाइबिलिटी से, मतलब कि ऑब्लिगेशन बनती है इसको पैसा देने की। फ्रॉम द डेट ऑफ इशू एंड एंटाइटल द होल्डर टू ए कम्युलेटिव डिविडेंड। यहाँ पे बात आ गई है क्यूमुलेटिव डिविडेंड की, मतलब कि डिविडेंड अगर पे नहीं किया तो उसको अगली बार पे करना पड़ेगा। अगली बार में तो क्या होगा? ये क्यूमुलेट होता जाएगा, मतलब कि उसको पे तो करना ही पड़ेगा। ओब्लिगेशन है, ओब्लिगेशन है कि अब नहीं पे किया तो अगली बार करना पड़ेगा, क्यूमुलेट होता जाएगा। तो मैंडेटरी हो गया डिविडेंड, ठीक है। तो मैंडेटरी हो गया तो क्या हो गया? ये फाइनेंशियल लायबिलिटी, क्योंकि मेरे को ओब्लिगेशन टू पे आ चुकी है इसमें। एग्जाम इन द नेचर ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये भी फाइनेंशियल लायबिलिटी, ये भी फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो इसमें तो फाइनेंशियल लायबिलिटी का ही डीएनए है, तो क्या ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुआ? नहीं, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी हुआ मेरा सर। इसका देखते हैं आंसर, फाइनेंशियल लायबिलिटी इन इट्स एंटायरिटी। समझे? और देखते हैं, ये वाला हो चुका है हमारा। इसके बाद देखते हैं सेकंड, और इसका सेकंड भी देखना है, थर्ड भी देखना है, फोर्थ भी है क्या देखने का? फोर्थ भी होगा तो वो भी निपटा देंगे। हाँ, फोर्थ भी देखना है, ठीक है। ये देख के आ जाते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ। थर्ड यूनिट का सेकंड थर्ड फोर्थ। एक्स कंपनी लिमिटेड इशूअर इशू करता है डिबेंचर्स वाई कंपनी लिमिटेड को। दो डिबेंचर्स आर रिडीमेबल, ये रिडीमेबल है। एट द एंड ऑफ 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, इंटरेस्ट एट 15% इज पेबल एट द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिया, ठीक है। ऑफ, अगर डिस्क्रिप्शन देगा तो आपको क्या मानना है हमेशा, ठीक है। ऊपर वाले में तो जैसे कम्युलेटिव में दिया था, तो कम्युलेटिव में डिस्क्रिप्शन नहीं दिया तो हमने क्या माना? डिस्क्रिप्शन नहीं था, मैंडेटरी था, ठीक है। और इसमें दूसरा लॉजिक भी लग गया था हमारा कि कम्युलेटिव वाला है, ये कम्युलेटिव वाला है। कम्युलेटिव मतलब कि देना ही देना पड़ेगा। बट यहाँ पे अगर लिख देता कि कम्युलेटिव डिविडेंड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ, तब अगर डिस्क्रिप्शन आ गया तो आपको डिस्क्रिप्शन पे फोकस करना है, इस पे नहीं। वो डिस्क्रिप्शन होगी ना कि कम्युलेटिव करना चाहिए ना करना चाहिए, ऐसा होगा नहीं। बट अगर आ जाता है ऐसा तो आपको डिस्क्रिप्शन वाले मान के उसको इक्विटी मान लेना है, ठीक है। कहीं ऐसे कहो अगर मैंडेटरी या वो लिखा हो तो वो मानना है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है तो आप मैंडेटरी मान सकते हो। समझे? द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कमेंसुरेट विद द क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल ऑफ द इशूअर, एग्जामिन द नेचर ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इसके अंदर क्या है? इशू करता है रिडीमेबल है, दोज डिबेंचर्स आर रिडीमेबल। ये हो गया रिडीमेबल मतलब कि फाइनेंशियल लायबिलिटी। ये डिस्क्रिप्शन इक्विटी, ये हो गया हमारा कंपाउंड, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। थर्ड, पी कंपनी लिमिटेड इशू करता है लोन, टेक्स, ये लोन लेता है मतलब इशूअर, इशूअर इसने लोन लिया मतलब इसके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी, इसके लिए फाइनेंशियल एसेट। तो हम इसके लिए देखेंगे ना, दी लोन इज परपिचुअल, ये है परपिचुअल। परपिचुअल मतलब चलता रहेगा, इक्विटी जैसा डीएनए, रिडीम करने की जरूरत नहीं है, तो मेरा इक्विटी। एंड एंटाइटल्स दी होल्डर टू फिक्स्ड इंटरेस्ट, इसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट दे रखा है 8% का, ठीक है। ये हो गया फाइनेंशियल लायबिलिटी, तो ये हो गया कंपाउंड। 2 मिनट, क्या दे रखा है इन्होंने? दिस इंस्ट्रूमेंट हैज टू कंपोनेंट, मैंडेटरी इंटरेस्ट और एक परपेचुअल नेचर ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। दी फर्स्ट कंपोनेंट इज कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। फर्स्ट की इन्होंने बोल दी कि कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है कैश पे करने की टू दी लेंडर दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। दिस कंपोनेंट, ये सिर्फ उस कंपोनेंट की बात हो रही है ना, इंटरेस्ट कंपोनेंट, इस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं सिर्फ, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है। दूसरे का इन्होंने आगे आंसर ही नहीं दे रखा, बंद कर दिया, ठीक है। आधा अधूरा आंसर दिया हुआ इन्होंने। वैसे इसमें 2 कंपोनेंट हो गए ना, ये परपेचुअल नेचर का प्रिंसिपल अमाउंट है, ये तो इनका इक्विटी हो गया ना। फोर्थ करते हैं, आइए। आधे अधूरे आंसर देके बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि एग्जाम में कंप्लीट आंसर लिख के आए।
डज द लैक ऑफ एक्सेस टू फॉरेन करेंसी और नीड टू ऑब्टेन अप्रूवल फॉर पेमेंट फ्रॉम ए रेगुलेटरी अथॉरिटी विल लीड टू कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। बोलो बोलो, ये सर अलग सा आ गया थोड़ा। इसमें लिखा है कि क्या लैक ऑफ एक्सेस टू फॉरेन करेंसी और नीड टू ऑब्टेन अप्रूवल फॉर पेमेंट फ्रॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी विल लीड टू कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। तो बताओ क्या इससे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन मानी जाएगी? अगर लैक भी कर रहा है, उसको करेंसी वगैरह नहीं मिल पा रही और उसको पे करना है, तो उसकी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन पे इंपैक्ट आएगा नहीं आएगा? तो हम कहेंगे कि लैक ऑफ एक्सेस टू फॉरेन करेंसी और नीड टू ऑब्टेन फ्रॉम ए रेगुलेटरी डज नॉट नेगेट। तो हम क्या मानेंगे? इसको कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन मानते रहेंगे कि कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है उसकी। समझे? अब कोई ऐसे नहीं कह सकता कि सर मेरे को फॉरेन करेंसी नहीं मिलेगी तो मैं उसको पे ही नहीं करूंगा, तो इसलिए मैं इसको क्या कह दूंगी, ऑब्लिगेशन नहीं है मेरी। नहीं, आपको ऑब्लिगेशन माननी है। एग्जाम में कई बार घुमाने के लिए दे दे तो आप इसको ऐसे इग्नोर कर देना है जैसे आपकी कोई मैसेज इग्नोर कर देती है। ठीक है ये वाला हो चुका है, जे वाला हो चुका है, जे वाला हो चुका है। ठीक है जी, अब हमारा हो गया मेन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शुरू। इसको कहते हैं हम स्प्लिट अकाउंटिंग। इसमें स्प्लिट करते हैं, हमारे दो के डीएनए थे, दोनों को अलग अलग करेंगे कि लायबिलिटी का कितना डीएनए है और इक्विटी का कितना डीएनए है, दोनों को अलग अलग करके चेक करेंगे फिर। समझे? तो इसके स्टेप्स लिखे हुए हैं मैंने कुछ। सबसे पहले इसकी टोटल प्रोसीड्स डिटरमाइन करो फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट। भाई कितना पैसा आपको रिसीव वगैरह हुआ है, ठीक है, तो उसकी प्रोसीड्स वगैरह ये क्वेश्चन में दी होगी। ठीक है, आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन अभी करवाऊंगा तो उससे आपको और आइडिया होगा कि टोटल पूरे इंस्ट्रूमेंट की इक्विटी प्लस डेप्ट कितनी होगी। तो इस पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे, मतलब इक्विटी प्लस फाइनेंशियल लायबिलिटी दोनों का मिला के कितना हो गया, और कैलकुलेट करो फेयर वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी कंपोनेंट। इसमें आपको फेयर वैल्यू निकालनी है फिर लायबिलिटी कंपोनेंट की। मैंने आपको वो चार्ट बनवाया था, उसमें जहां जहां पे मैंने फाइनेंशियल लायबिलिटी लिखा था जिस इंस्ट्रूमेंट का, उसका वो वाला पोर्शन आपका ऑब्लिगेशन बनती है फाइनेंशियल लायबिलिटी वाला। सिर्फ उस पोर्शन का ही आपको कैश फ्लो लेना होगा और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे? बाय यूजिंग, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है लिखा हुआ मैंने, दिस इज डन बाय डिस्काउंटिंग द फ्यूचर कैश फ्लोज, जो ऑब्लिगेशन इन नेचर में होगा। मैंने वहां पे लिखवा भी दिया आपको चार्ट में। आप ना एक्चुअली क्या है कि आपको चार्ट रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है, उसको 3-4 बार आप रीड करोगे ना तो आपके माइंड में ना लॉजिक फिट हो जाएगा, तो कैसा भी इंस्ट्रूमेंट हो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस लास्ट वाला जो इंस्ट्रूमेंट दे रखा था वो मैंने एग्जांपल में दे दिया, अपने नोट्स में भी दे दिया एग्जांपल्स में, तो आपकी गलती नहीं होगी। ठीक है, और कन्वर्टेबल ही सोचते आप तो दूसरे आ जाते तो आपकी दिक्कत हो जाती। तो मैंने वो 2 और एग्जाम्पल्स दिए थे जो कन्वर्टेबल वाले से अलग थे, ठीक, अदर देन कन्वर्टेबल वाले। ठीक है, तो इसको कैसे आप प्रेजेंट फेयर वैल्यू कैसे निकालोगे इसकी? दिस इज डन बाय डिस्काउंटिंग द फ्यूचर कैश फ्लोज एट द मार्केट इंटरेस्ट रेट फॉर ए सिमिलर लायबिलिटी विदाउट द कन्वर्जन फीचर। ठीक है, तो आप जब भी कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन आएगा तो आप, हमने जब फाइनेंशियल लायबिलिटी निकालना सीखा था तो उसमें क्या किया था? सबसे पहले देखते एट मार्केटम या ऑफ मार्केटम। मैं एक काम करता हूं, लास्ट वाले चार्ट पे लेके जाऊंगा एक बार आपको। वैसे उस पर लेके जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे सबसे पहले कहां गए हम, हाँ यहां पे देखते थे कि एट मार्केटम है या ऑफ मार्केटम। तो इस केस में आपको एट मार्केट ऑफ मार्केट देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली जो मार्केट रेट होगा, कन्वर्जन वाले केस में बोल रहा हूं, जो मार्केट रेट होगा और जो दूसरा रेट होगा, जो मार्केट रेट होगा और जो कूपन रेट होगा वो आपका अलग अलग होगा। ठीक है, तो आपका ऑफ मार्केट टर्म वाला बन जाएगा। ऑफ मार्केट में क्या करते थे आप? ऑफ मार्केट टर्म्स में उसके अंदर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे फ्यूचर कैश फ्लोज की। ठीक है सर, एट मार्केट में हो गया तो मैं कह देता हूं ये इसमें एक पोर्शन आपका इक्विटी बना होगा, तभी तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बना। अगर वो ना होता, दोनों ही आपके फाइनेंशियल लायबिलिटी के होते तो आपके यहीं पे हो जाते डील।
यहीं पे डील हो जाते फिर तो फाइनेंशियल लायबिलिटी के तरीके से ही। बट उसमें एक कंपोनेंट आपका इक्विटी का भी है। तो यहां से अगर आप एट मार्केट वाले के अकॉर्डिंग निकालते हैं ट्रांजेक्शन प्राइस को मान के, तो आपकी सारी फाइनेंशियल लायबिलिटी की वैल्यू लग जाती पता कि मतलब उस इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू जितनी भी निकलती सारी फाइनेंशियल लायबिलिटी को एट्रीब्यूट कर दिया आपने। बट उसमें मेरा एक इक्विटी का पोर्शन भी है, तो इसलिए उसको भी आपको मार्केट रेट से ही फेयर वैल्यू करके लेके आना, चाहे आपका ये वाला केस हो चाहे ये वाला हो। कंपाउंड में आपको फेयर वैल्यू कैसे निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है मार्केट रेट से डिस्काउंट करके, जो फ्यूचर में ओब्लिगेटरी कैश फ्लोज होंगे आपके, ओब्लिगेशन होगी जिसकी कैश फ्लोज करने की, वो वाली ओब्लिगेशन मैंने आपको दिखा दिया उस चार्ट में कि कौन सी आपकी ओब्लिगेशन बनती है, समझे। अभी आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या निकाला था, ये प्रेजेंट वैल्यू करके आपने इसकी पहले कैश फ्लो देखी थी कौन सी थी, आपने ऐसे ही ये वाला स्टेप आप इग्नोर मारोगे, यहाँ पे पहले वाले से लिंकेज करवा रहा हूं थोड़ी, यहाँ पे इग्नोर मार दोगे क्योंकि कोई भी हो आपका इंपैक्ट पड़ेगा नहीं उसमें अगर कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो चुका आपका डिसाइड, क्योंकि उसमें एट मार्केट टर्म्स वाले में तो ये इक्विटी का पोर्शन हो गया, इसलिए आपको वही करना होगा सेम कि मार्केट रेट से डिस्काउंट करके लेके आना होगा फेयर वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। वो यहाँ पे भी आपने निकाला था फेयर वैल्यू मार्केट रेट से डिस्काउंट करके, ठीक है सर। तो आप इसको, मैं कह रहा हूं इस चार्ट को ना देखो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। उसके स्टेप अलग लिखे हुए मैंने, क्योंकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो जाओ। मैं सिर्फ यहाँ पे एक लॉजिक समझाने आया था कि वैसे हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो इसका आपने फेयर वैल्यू निकाल लिया, कैसे, प्रेजेंट वैल्यू ये करके फॉर ए सिमिलर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, विद द कन्वर्जन फीचर। तो आपका मार्केट रेट कौन सा होगा कन्वर्जन वाले डॉक्यूमेंट में, कन्वर्जन वाले में आपका कुछ रेट कम होता है, सेविंग होती है उसमें। जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी अगर नॉन कन्वर्टिबल की वैल्यू दी होगी, मतलब इंटरेस्ट रेट दिया होगा जो नॉन कन्वर्टिबल विदाउट द कन्वर्जन, मतलब जिसमें कन्वर्जन फीचर नहीं है, जिसमें कन्वर्जन फीचर नहीं है, ठीक है, नॉन कन्वर्टिबल हो गया, तो उसका आपको इंटरेस्ट रेट दिया होगा जो सिमिलर लाइबिलिटी फॉर ए सिमिलर लाइबिलिटी विदाउट द कन्वर्जन फीचर, कुछ ऐसा ही सिमिलर लाइबिलिटी जिसके ऊपर कोई कन्वर्जन का फीचर नहीं है, उसका जो इंटरेस्ट होगा उसको ही आप मार्केट इंटरेस्ट रेट मान लेना, ठीक है। अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट कहीं ना दिया हो तो इसको ही आप मानोगे मार्केट इंटरेस्ट रेट है आपका, समझे। तो उससे फिर आप डिस्काउंट करके ये ले आओगे। यहां पे सारा मैंने लिख दिया है कि कैसे निकालनी है आपको, इसको हाईलाइट कर लो मार्केट इंटरेस्ट रेट को, ठीक है। तो यहां पे आप लिख सकते हो ऑफ मार्केट और एट मार्केट, यहां पे देखना नहीं है, ठीक है, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के केस में। उसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया है। अब इक्विटी कंपोनेंट आपने यहाँ पे टोटल का निकाल लिया, फिर लाइबिलिटी कंपोनेंट निकाल लिया, अब आपको इक्विटी निकालना है। इक्विटी क्या आएगा, रेजिडुअल अमाउंट। ये कैसे निकालोगे, टोटल प्रोसीड्स जो आपका स्टेप 1 में आया माइनस कर दोगे फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी जो आपका सेकंड स्टेप में आया, तो आपका आ गया इक्विटी कंपोनेंट, ठीक है। सर इसके अंदर हमें सारा तो आ गया समझ, बट इसमें अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट वगैरह दी होगी वो तो माइनस की नहीं हमने। ये तो फाइनेंशियल लायबिलिटी के बाद कब करते थे वहां पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट माइनस, पहले आपने फेयर वैल्यू निकाल ली उसकी, जब इनिशियली रिकॉग्नाइज करते थे फाइनेंशियल लायबिलिटी को तब आप उसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट को एडजस्ट करते थे। फाइनेंशियल लायबिलिटी मतलब कि एल मतलब लेस, तो उसमें लेस करते थे, ठीक है। मैं यहाँ पे रट्टे वाली बात करूंगा, अब लॉजिक पहले कर चुके, ठीक है। एल मतलब लेस, ठीक है, एसेट में ऐड किया था, ए फॉर ऐड, ठीक है। अब यहां पे लेस करूंगा मैं, नहीं ये तो डिफरेंस निकाला ना, अभी ट्रांजेक्शन कॉस्ट की तो आगे बात है। इसमें लेस होता था फाइनेंशियल लायबिलिटी में, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी हो या इक्विटी हो दोनों में से लेस ही होगा, दोनों में से ही लेस होगा, ठीक है। सर ये तो समझ आ गई है हमें कि लेस होगा, बट होगा किस में से, हमारे तो दो आ गए हैं, एक फाइनेंशियल लायबिलिटी एक इक्विटी। वहां पे तो हमने सिर्फ फाइनेंशियल लायबिलिटी से किया था, बट आप लॉजिकली सोचो कि जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपने इंकर की है वो पूरे इंस्ट्रूमेंट के लिए हुई है, हाँ, और उसमें दो कंपोनेंट थे, एक फाइनेंशियल लायबिलिटी का एक इक्विटी का, तो दोनों में ही बाइफरकेशन होनी चाहिए, दोनों में प्रोपोर्शनेटली बाइफरकेशन होनी चाहिए, जी हाँ। तो कैसे होगी, जो वैल्यू यहाँ पे आई है जो यहाँ पे आई है उनकी प्रोपोर्शनेटली उनमें कर देंगे, ठीक है, बिटवीन दी लायबिलिटी 2 and 3 कंपोनेंट। एग्जांपल से समझाता हूं कि
जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है मान लो मेरी 1000 की है, ठीक है, और मेरा जो ये लाइबिलिटी वाला कंपोनेंट है ये मेरा 4 लाख का है, और ये टोटल है मेरा 10 लाख का, टोटल प्रोसीड्स हुए थे मेरे को 10 लाख के, और ये 4 लाख का लाइबिलिटी वाला कंपोनेंट हो गया, और इक्विटी वाला कितना हो गया फिर 10 - 4 6 लाख का ये हो गया, ठीक है। तो अब ये एलोकेट कैसे होगी इसमें, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको है तो इजी, मैं आपको नॉर्मली वैसे भी बता सकता था कि स्टेप 2 और 3 की फेयर वैल्यू के अंदर एलोकेट होगी, ठीक है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, बट मैं यहाँ पे एक आपको फॉर्मूले से समझा देता हूँ। 1000 रुपए की आपकी लगी, पहले फाइनेंशियल लायबिलिटी के लिए देखते हैं कितनी होगी एलोकेट, टोटल कितने का था प्रोसीड 10 लाख का, फाइनेंशियल लायबिलिटी कितनी 4 लाख की, तो कितना आ गया 400, और इक्विटी 1000 मल्टीप्लाई इक्विटी के लिए, इक्विटी कितना था 6 लाख का, बाय में 10 लाख, तो ये आ गया 600 रुपए का। तो इसमें से क्या करूंगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी से माइनस करूंगा L4 लेस, और इसमें भी लायबिलिटी में लेस हुआ तो इसमें भी लेस ही होगा, कितना 600, ठीक है। इसमें से ऐसे ऐसे प्रोपोर्शनेट कर देंगे इसको, ठीक है, ये प्रोपोर्शनेट हो गया, इसका मैं बताऊंगा कहां पे यूज आएगा। जैसे आपने ट्रांजेक्शन कॉस्ट वगैरह माइनस करने के बाद आप निकालते थे, उसके बाद आप क्या करते थे, अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते थे, बट अमोर्टाइजेशन टेबल से पहले आपको मैंने एक स्टेप और लिखवाया था, यहां पे चलते हैं, EIR कैलकुलेशन, तो आपको EIR कैलकुलेट करनी पड़ेगी न्यू, ठीक है, क्योंकि मार्केट रेट वाली को नहीं मान सकते, अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट ना होती तो मार्केट रेट वाली ही आपकी चल जाती EIR। ऑफ मार्केट वाली टर्म्स के अकॉर्डिंग आप देखो, ऑफ मार्केट टर्म्स में हमने देखा था कि क्या होता था, जब ऑफ मार्केट होता था तो जो मेरा मार्केट रेट होता था, जो ऑफ मार्केट होता था, यहां पे लिखवाया भी होगा मैंने, हाँ, EIR इक्वल टू मार्केट रेट, ठीक है, ये तो कम लिखवाया मैंने, वहां पे एक आपने नोट्स में देखा था कि अगर ऑफ मार्केट टर्म्स पे ट्रांजेक्शन है और कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट इंकर नहीं हुई है तो मैं मार्केट रेट को EIR मान लेता था, ठीक है, तो उस केस में आप EIR मान सकते हो अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट इंकर नहीं हुई है तो, ठीक है, तो आप EIR उसी को मान सकते हो, ठीक है, कहां गया हमारा, ये रहा, ठीक है जी। मैं अभी तक आपको बता चुका हूं ये आप ये ऐसे एडजस्टमेंट करोगे इसकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट की, इसको आपको लेके आना पड़ेगा उसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट की 2 में, मैं समझाता हूं। आपने पहले इसकी फेयर वैल्यू निकाली, फिर इसकी फेयर वैल्यू निकाली, उसके बाद ट्रांजेक्शन कॉस्ट अगर दी हुई है इफ गिवन तो एलोकेट कर दोगे प्रोपोर्शनली, जो मैंने आपको अभी बताया कैसे कैसे करना, बिटवीन द लायबिलिटी एंड इक्विटी कंपोनेंट। फिर इसके बाद आपका क्या होता है EIR के कैलकुलेशन, ठीक है, यहाँ पे आई थिंक लिखना रह गया तो इसको यहाँ पे ऐड कर लो, इसके बाद कैलकुलेट न्यू EIR, यहाँ पे कहीं सी यहाँ से करके ऐसे ऐड कर लो, कैलकुलेट न्यू EIR इफ TC, ठीक है, अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट है तो आपको न्यू EIR कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मार्केट रेट वाले से काम नहीं चलेगा, अदरवाइज आप मार्केट रेट वाले से काम चला सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करते थे, अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते थे, इसके बाद आप बनाओगे अमोर्टाइजेशन टेबल, इसके बाद अमोर्टाइजेशन टेबल बनेगी, ठीक है। अमोर्टाइजेशन टेबल से आपकी सब्सिक्वेंट एंट्रीज होती थी कि इंटरेस्ट की क्या एंट्री होगी, कैश की क्या एंट्री होगी, वो सब डालोगे आप। फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट इज मेजर्ड एज पर ACM स्टडीड अबव, ठीक है। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन वही देखा है कि ये अमोर्टाइड कॉस्ट मेथड जो हमने किया था, जैसे उसमें कैलकुलेशन हुई थी अमोर्टाइड कॉस्ट की EIR से, सेम वैसे ही वे में आप उसकी फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट की मेजर करते जाओगे सब्सिक्वेंट में। उसमें कौन सा होता था, मेरा इंटरेस्ट का कंपोनेंट हो गया था, वो सारा आप वैसे निकालते जाओगे, ठीक है। और जो आपका कैरिंग अमाउंट भी तो आएगा ना, अमोर्टाइड अमाउंट, उसी अमाउंट पे आपकी बुक्स में भी शो होनी चाहिए। उसको कैसे शो करते थे, उसके लिए हमारी क्या मतलब, जो एक इंटरेस्ट की होती थी, कैश फ्लो की एंट्री होती थी, उन दोनों की एंट्री से मेरा इंपैक्ट आ जाता था, जो बुक्स में किस पे आ जाता था, अमोर्टाइड अमाउंट पे आ जाती थी मेरी एसेट और लायबिलिटी और एसेट जो भी, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज लगानी है, सेम मैंने यहाँ पे ये लिख दिया तो इसलिए यहाँ पे ये स्टेप इग्नोर हो गए हैं, ठीक है। ये वाले लिख दिया तो मैंने इसलिए यहाँ पे स्टेप्स इग्नोर हो गए हैं,
तो एक काम करो, इसको ना यहाँ की जगह ना, यहाँ पे डालने की जगह इनको मैं क्या कहता हूँ कि इनको यहाँ पे लिखने की जगह ना इसके साथ अटैच कर दो आप। हाँ, इसके साथ अटैच कर दिया, ठीक है। एज पर तो इसके अंदर क्या होता था हमारा, कैलकुलेट करेंगे न्यू ईआईआर इफ टीसी और अमोर्टाइजेशन टेबल, ठीक है। इसके साथ अटैच हो गए, तो इससे मेरे को आइडिया हो गया अब कि अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते थे, उसके थ्रू फिर मेरी इंटरेस्ट की और उसकी एंट्रियां होती थी, तो सेम स्टेप यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। और उसके बाद इक्विटी कंपोनेंट इज नॉट रीमेजर्ड कैरी इन बुक्स एट इनिशियल रिकॉग्निशन अमाउंट, ठीक है। इक्विटी कंपोनेंट इज नॉट रीमेजर्ड कैरी इन बुक्स एट इनिशियल रिकॉग्निशन अमाउंट, इक्विटी कंपोनेंट इज नॉट रीमेजर्ड। हाँ, इक्विटी का वैसे ना इसके अंदर हमने देखा होगा कि हमने फाइनेंशियल एसेट की कैलकुलेशन देखी है कैसे होती है, फाइनेंशियल लायबिलिटी की देखी है, बट इक्विटी का मैंने आपको क्या बताया, टोटल में से लायबिलिटी वाला माइनस कर दोगे तो आपका इक्विटी वाला आ जाएगा। तो इसमें इंडेक्स में इतना कुछ नहीं बता रखा, इनिशियल में ही बताया गया, इनिशियल रिकॉग्निशन इसी अमाउंट पे होगी ना, जो इनिशियल रिकॉग्निशन इसी अमाउंट पे होगी जो आया, तो इसका रीमेजर नहीं होता बार बार सब्सिक्वेंट में, तो जिस पे होगी वही चलता रहेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा आगे, ठीक है। वो ये कि नॉट रीमेजर्ड, ठीक है, तो उसी पे कैरी होती रहेगी, बट फाइनेंशियल लायबिलिटी आपकी एएमसी एसीएम के अकॉर्डिंग जैसे हमने किया था वैसे वैसे बनते आएगी, पूरा ईआईआर बनेगा, फिर अमोर्टाइजेशन टेबल बनेगी, उसके अकॉर्डिंग आपकी इंटरेस्ट की और पेमेंट की एंट्री होगी, तो उससे आपको अमोर्टाइज्ड अमाउंट पे आपकी बुक्स में वो फाइनेंशियल लायबिलिटी शो होने लग जाएगी, ठीक है। और मैच्योरिटी पे जब कन्वर्जन होगा, ठीक है, अगर वो कन्वर्जन करवा लेती है, उसके पास दोनों ऑप्शन थे, मान लो अगर वो इक्विटी में कन्वर्जन होता हो जाता है, मान लो कि उसको इक्विटी इश्यू कर देते हैं, किसी के पास भी ऑप्शन हो, मान लो इक्विटी इश्यू कर देते हैं, तो उस केस में मेरा फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी दोनों को डेबिट कर दूंगा, पहले क्रेडिट थे अब डेबिट कर दिया और इशू कर दिया उसको इक्विटी शेयर, और सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दिया कुछ अमाउंट जो फेस वैल्यू से अलग होगा। और अगर उसको कैश में पेमेंट करते हैं, तो उसको कैश में पेमेंट करते हैं अगर रिडेम्पशन पे, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी के इक्वल ही आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी उतनी ही दिखेगी जितना आपको कैश पे करना था, जी सर, वो पूरी डेबिट हो जाएगी और बैंक कैश हो जाएगा। तो उसके बाद इक्विटी कंपोनेंट बचेगा, उसका क्या होगा, तो इक्विटी कंपोनेंट को आप रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है, समझे। ये वाली मैंने एक लेवल तक आपको बता दी है, अभी इसके काफी इलस्ट्रेशंस वगैरह भी मेरे को आपको करवाने हैं, ठीक है। इसके इलस्ट्रेशंस मैं आपको करवाई देता हूं अभी, कुछ कुछ नहीं हो पाएंगे तो वो करेंगे। इसका थर्ड यूनिट का 28 इलस्ट्रेशन करते हैं जल्दी से, 28, 29, 30, 31 और 32, ठीक है, 28, 29, 30, 31, 32। चलो भाई, पी कंपनी लिमिटेड एक लोन लेती है फ्रॉम क्यू लिमिटेड, ये क्या हो गई, इश्यूअर, इसकी ऑब्लिगेशन बनती है आगे पे करने की, ठीक है। तो इसकी केस में आएगा चाहे तो फाइनेंशियल लायबिलिटी आएगा या इक्विटी आएगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकते हैं, देखते हैं। इसने लोन लिया क्यू लिमिटेड से फॉर कितने का, 12 लाख का। दी लोन इज परपिचुअल, लोन है परपिचुअल, मतलब कि इक्विटी, मतलब कि रिडीम नहीं होगा, तो प्रिंसिपल क्या होगा इसका, इक्विटी। इंटरेस्ट का देखते हैं क्या दे रखा है, एंड एंटाइटल्स दी होल्डर टू फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट हो, तो यहाँ पे होल्डर के पास फिक्स्ड इंटरेस्ट आएगा, तो ये हो गया उसका फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट। तो ये आपका कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट हो गया, एक ही लोन के अंदर दोनों कंपोनेंट आ चुके हैं। दी रेट ऑफ इंटरेस्ट commensurate with credit risk profile of the issuer is 12% per annum. Calculate the value of the liability and equity components. तो इसमें कैलकुलेट करोगे वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी एंड इक्विटी कंपोनेंट, ठीक है। लाइबिलिटी का कितना कंपोनेंट, इक्विटी का कितना, कैसे करोगे, इसका एक रेट दे रखा है इन्होंने
ये देखो, द रेट ऑफ इंटरेस्ट विद क्रेडिट ऑफ द इश्यूर इज 12%। तो इस इश्यूर के लिए जो इसकी क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग होता है वो बनता है 12% पर एनम का। ठीक है, तो मतलब कि ये वाला रेट हो गया इसका मार्केट रेट, ये हो गया इसका मार्केट रेट। ठीक है, अब इसमें क्या हमें देखना है, एट मार्केट या ऑफ मार्केट? नहीं, इसमें देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन हो गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो जो कैश फ्लो होंगे मैंडेटरी वाले, मैंडेटरी वाला कौन सा है, जो ओब्लिगेशन है मेरी, वो सिर्फ फाइनेंशियल लायबिलिटी का इंटरेस्ट वाला पोर्शन है। तो इंटरेस्ट वाले पोर्शन को क्या करूंगा, मैं निकालूंगा कि कितना कितना कैश फ्लो होगा, कितने ईयर्स तक का, ये टेक्सटाइल लोन ऑफ 12 परपेचुअल लोन है। ठीक है, तो इनका विद क्रेडिट इश्यूर प्रोफाइल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी एंड इक्विटी कंपोनेंट। तो इसकी कैलकुलेशन देखो कैसे की, दी वैल्यू ऑफ लायबिलिटी एंड इक्विटी कंपोनेंट्स आर कैलकुलेटेड एज बिलो। प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालेंगे इंटरेस्ट पेबल की परपेचुइटी बेसिस पे, परपेचुइटी बेसिस पे आपको निकालना आता होगा, आपने इंटर में भी किया होगा कैसे निकालते हैं। 96,000 का इंटरेस्ट कैसे बनाइए, जो इसका एक्चुअल में कैश फ्लो होने वाला है, 12 लाख का लोन था, उसके ऊपर एक्चुअल में तो 8% ही जाएगा, मल्टीप्लाई 8%, तो हो गया 96,000, और इसको डिस्काउंट करोगे 12% से, इसको कर दो बाय में 0.12, तो आपका आ गया 18%। आपने उसमें देखा भी होगा कि कैसे निकालते थे कि अगर इंटरेस्ट या कैश फ्लो बाय में KD KE वगैरह करके निकाल देते थे ना कुछ, वैसा ही। तो इसमें आपका 0.12 ऐसे कर दोगे तो ये कैसे हो गया आपका 96,000, तो आपका ये 8 लाख का आ गया। ठीक है, तो आपने ये निकाल दिया, और टोटल उसकी लोन की वैल्यू कितनी थी, 12 लाख। तो 4 लाख का कितना आ गया डिफरेंस, वो 4 लाख क्या होगा आपका इक्विटी, तो 4 लाख इक्विटी हो गया। ठीक है, तो अब फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर के अंदर आप इसमें कहीं ट्रांजेक्शन कॉस्ट आई है, नहीं आई, तो आप इसमें क्या करोगे, तो इसके अंदर आप अमोर्टाइजेशन टेबल बनाओगे, इंटरेस्ट कितने से एक्रू करते जाओगे, 8 लाख से तो आप लाइबिलिटी बुक करोगे, और 4 लाख से वो हो जाएगी। इसकी एंट्री मैं करवा के दिखाई देता हूं एक बार आपको, तो ज्यादा समझ में आ जाएगी इजीली। ठीक है जी, इसकी इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होगी, इसको पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, किसकी बुक्स में कर रहे हैं हम, ईश्वर की, पी कंपनी लिमिटेड की बुक्स में। इसके लिए तो फाइनेंशियल एसेट हो गया ना, समझ रहे हो। हम इसके अंदर क्या एंट्री डालेंगे, एक तो इनिशियल रिकॉग्निशन पे बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या इशू किया, लोन फाइनेंशियल लायबिलिटी टू लोन इक्विटी। ठीक है, कितना पैसा आया 12 लाख, और लोन का कितना कंपोनेंट 8 लाख का, और ये 4 लाख। ठीक है, इन्होंने एंट्री नहीं दे रखी, मैंने दे दी, इनिशियल तो ये होगी, और सब्सिक्वेंट के लिए आप क्या करोगे, वही अमोर्टाइजेशन टेबल बनाओगे, अमोर्टाइजेशन टेबल, और अमोर्टाइजेशन टेबल में आप क्या लिखते थे, ईयर वही। ठीक है, ओपनिंग लाइबिलिटी मतलब ओपनिंग फाइनेंशियल लायबिलिटी, ओपनिंग बैलेंस फाइनेंशियल लायबिलिटी का, फिर इंटरेस्ट एक्रू, इसमें किस रेट से होगा, एट द रेट 12% से, जो मार्केट रेट हमने निकाला, और फिर रीपेमेंट, और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस फाइनेंशियल लायबिलिटी। यहां पे ईयर कौन सा फर्स्ट पे आएगी मान लो, तो कितना आएगा, ये 8 लाख का। हम सिर्फ फाइनेंशियल लायबिलिटी का बनाएंगे ना, इक्विटी तो सेम ही अमाउंट पे दिखती रहेगी, उसका तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होगा ही नहीं। 8 लाख का बनाएंगे, इसके ऊपर 12% से इंटरेस्ट एक्रू करोगे। ठीक है, कितना आएगा, फिर रिपेमेंट कितनी हुई, फिर क्लोजिंग, फिर उसके ऊपर आगे ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, समझे। तो इंटरेस्ट की एंट्री होती जाएगी आपकी, रिपेमेंट की एंट्री होती जाएगी, तो आपका अमोर्टाइज्ड अमाउंट जो होगा यहाँ पे, उसके ऊपर आपकी बुक्स में वो लायबिलिटी शो होती जाएगी। ठीक है, और इक्विटी जैसा है वैसा ही रहेगा, उसकी कोई एंट्री वेंट्री नहीं होगी उसकी, तो बस जब हमारी लास्ट में
इशू होगा या रिडीम होगा तब होगी एंट्री, जो मैंने आपको दिखा दी थी। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा 28th। उसके बाद 29th भी करना आई थी, हाँ करना ही है, लगातार देखता हूँ एक बार करना है नहीं करना। हाँ करना है, 28 हमने कर दिया है, 29, 30, 31 करते हैं। 29 ऑप्शनली कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कंटिन्यूड। ठीक है, ये ऑप्शनली कन्वर्टिबल है। ऑन 1 जुलाई 2001 को डी लिमिटेड ने इशू किए प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, देखो ऑप्शनली कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है कंटिन्यूड फ्रॉम। ठीक है, ऑन 1 जुलाई 2001 को डी लिमिटेड ने इशू किए हैं प्रेफरेंस शेयर्स, किसको, जी लिमिटेड को। डी लिमिटेड ने इशू करके क्या लिया होगा, पैसा उठाया होगा, इशू करके प्रेफरेंस शेयर पैसा उठाएगा, तो इसके लिए क्या होगी, चाहे तो फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी या इक्विटी होगी। ठीक है, या दोनों हो सकती हैं, और इसके लिए फाइनेंशियल एसेट होगी। दी होल्डर हैज एन ऑप्शन टू कन्वर्ट दीज प्रेफरेंस शेयर्स टू ए फिक्स्ड नंबर ऑफ, ये फिक्स्ड नंबर ऑफ में कन्वर्जन होगा तो फिक्स टू फिक्स टेस्ट वाला पास हो गया। ठीक है, दी होल्डर के पास ऑप्शन है कि वो कन्वर्ट कर सकते हैं इन प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में ऑफ द इशूअर एनी टाइम अप टू ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। 3 ईयर्स तक उसके पास ऑप्शन है कि वो कन्वर्ट कर सकता है उसको इक्विटी शेयर्स में। इफ द ऑप्शन इज नॉट एक्सरसाइज्ड बाय द होल्डर, अगर वो ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करता है, दी प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, तो वो रिडीम हो जाएंगे। अब इसमें ऑप्शन उसके पास आ गया, मतलब ऑब्लिगेशन बन सकती है। यहां पे मैं पहले आपको इंस्ट्रूमेंट समझा देता हूं कौन सा ये। ठीक है, यहां पे ऑप्शन किसके पास है, होल्डर के पास। अब होल्डर पैसा मांगेगा तो उसको पैसा देना पड़ेगा, मतलब कि प्रिंसिपल क्या हो गया मेरे लिए, इसमें प्रिंसिपल क्या हो गया मेरे लिए, फाइनेंशियल लायबिलिटी। ऑब्लिगेशन होगी कि उसको देना पड़ेगा। अब इसमें इंटरेस्ट का देखते हैं क्या है, इंटरेस्ट दे रखा नहीं दे रखा कुछ आगे। दी प्रेफरेंस शेयर्स कैरी ए फीड कूपन ऑफ 6% पर एनम, तो ये 6% पर एनम का इसका कूपन रेट भी हो गया, मतलब कि ये भी फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गया, ये भी फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गया। ठीक है, एंड इज पेबल एवरी ईयर, और ये पेबल एवरी ईयर है। द प्रिवेलिंग मार्केट रेट फॉर सिमिलर प्रेफरेंस शेयर्स विदाउट द कन्वर्जन 9%, तो ये 9% है सिमिलर प्रेफरेंस शेयर का, जिसमें कन्वर्जन का ऑप्शन नहीं है। मतलब कि ऑप्शन की वजह से कुछ सेविंग आ रही है नहीं आ रही, अगर आ रही है, ये देखो हमें कितने में 6% में पैसा उठा लिया, मतलब 6% की ही ऑब्लिगेशन बनी उसको इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करने की, और नहीं तो मेरे को 9% में मिलता। किस लिए मिला, वो एक ऑप्शन दे दिया उसको कि तेरे पे कन्वर्जन का ऑप्शन है, तो उसकी वजह से सेविंग हो रही है, तो मेरा क्या हो गया, ये कंपाउंड। अदरवाइज तो मेरा ये भी फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गया था, और प्रिंसिपल वाला पोर्शन भी मेरा फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गया था, तो मेरा फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाता। तो मेरा यहाँ पे सेविंग आ गई है ऑप्शन देने की वजह से, तो मेरा क्या हो गया, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये वही केस है जो बिल्कुल लास्ट में मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, तो इसको एक काम करता हूं मैं, सोल्व करवाऊं आपको। इसको अगर सोल्व करने जाएं तो एक काम करता हूं मैं, पहले तो इस पेज को डिलीट मारता हूं, ये पेज बीच में दिख रहा है मेरे को। अब मेरे को ऐड करना होगा, ऐड तो यही हो गया, चलो जो भी है। चलो जैसा भी हो रहा है ठीक है। कौन सा था, 29th कर रहे थे ना हम, अच्छा ये तो बिल्कुल ही आगे हो गया। ठीक है, ठीक ठीक, अब ठीक है, ठीक है। कंसिडरेशन कितनी, 10 लाख की। इन्होंने क्या बोला, द प्रिवेलिंग मार्केट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी की वैल्यू निकालो। लायबिलिटी की कैसे निकालेंगे, वही प्रेजेंट वैल्यू करेंगे इसकी। यहाँ पे मेरे इंटरेस्ट और वो दोनों ही फाइनेंशियल लायबिलिटी है, मतलब कि दोनों में ही ऑब्लिगेशन है। इंटरेस्ट के कैश फ्लोज भी लूंगा मैं, और जो रिपे करूंगा प्रिंसिपल उसके भी कैश फ्लो लूंगा मैं।
ठीक है, दोनों के कैश फ्लो लेने होंगे यहाँ पे। इससे ऊपर वाले में क्यों नहीं लिया था, इससे ऊपर वाले में हमने सिर्फ 96,000 ही लिया था कैश फ्लो में। क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ पे सिर्फ यही फाइनेंशियल लायबिलिटी वाला पोर्शन था, दूसरा तो इक्विटी वाला था, प्रिंसिपल तो, समझे? तो इस केस में मेरे दोनों प्रिंसिपल और इंटरेस्ट फाइनेंशियल लायबिलिटी के हैं, तो दोनों के ही पोर्शन में लायबिलिटी कैलकुलेट करते हुए लूंगा, लायबिलिटी कंपोनेंट कैलकुलेट करते हुए दोनों के ही लूंगा, कितना कितना अमाउंट पे करना पड़ सकता है। ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन है जिसको पे करने की, ठीक है। तो इसकी आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कैश फ्लो बनाओगे, ठीक है। जैसे 6% पर एनएम से होगा, कितना था इसका 10 लाख, 10 लाख का 6% कितना हो गया, 10 लाख का 6% यहाँ पे दे रखा होगा, मैं इनका दिखाई देता हूँ। 10 लाख को डिस्काउंट करोगे, एक तो 9% से डिस्काउंट करोगे, आप वही टेबल बनाओगे हमारी कैश फ्लो की, जो मैं आपको टेबल बनवाता था, उसमें कैसे करोगे, 2 मिनट बनवाई दूं क्या, चलो बनवाई देता हूँ, 2 सेकंड मैं काम कर ही देता हूँ, ये तंग करता रहेगा मेरे को, ठीक है जी। इस पर करता है क्वेश्चन सॉल्व, इसकी कैश फ्लोज कैलकुलेशन करते हैं। ईयर कितने ईयर्स के हैं, 3 ईयर, ठीक है, 1 2 3, 3 ईयर्स का कैश फ्लो कितने 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 हो रहे हैं, 6% से हो रहा है मेरा कितना, 10 लाख पे 6% कितना हो गया, 10 लाख का 60,000 होगा आई थिंक, तो हाँ 60,000 ही होगा, ठीक है, 60,000 ये, और ये 60,000 इंटरेस्ट वाला हो गया। इसके अंदर मेरा प्रिंसिपल का पोर्शन भी तो फाइनेंशियल लायबिलिटी का है, मतलब ऑब्लिगेशन है उसमें पे करने की, तो वो वाला भी उसका कैश फ्लो भी यहाँ पे आएगा। अगर वो फाइनेंशियल लायबिलिटी ना हो के प्रिंसिपल वाला पोर्शन मेरा सिर्फ इक्विटी का होता है, ऑब्लिगेशन नहीं होती, इक्विटी वाला पोर्शन होता, तो क्या उसका कैश फ्लो यहाँ पे लिखता मैं, नहीं, फिर नहीं लिखता मैं। अब लिखना पड़ेगा मेरे को कितना, 10 लाख, रिडीम 10 लाख ही होगा मेरा, जी सर 10 लाख पे ही रिडीम होगा मेरा, तो यहाँ पे प्लस 10 लाख करूंगा मैं, तो इसको मैं 10,60,000 लिख दूं, इसकी जगह लिख दिया मैंने। इसके अंदर PVF एट द रेट, कौन से रेट से, मार्केट रेट कौन सा है, सिमिलर प्रेफरेंस शेयर्स का, मैंने आपको वहां पे एक सेपरेट लाइन भी लिखवाई हुई थी कि विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन के सिमिलर प्रेफरेंस शेयर, सिमिलर इंस्ट्रूमेंट होगा जो, उसका जो रेट होगा उसको ही मार्केट रेट मान लोगे, तो आप 9% को मार्केट रेट मान के इसका प्रेजेंट वैल्यू करोगे, ठीक है। जो आएगा उससे आपका कैश फ्लो यहाँ पे मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे, तो जो आएगा वो टोटल कर दोगे, ठीक है। मैं एक करके दिखा देता हूँ, सारे नहीं करवाऊंगा आपको। 1/1.09 कितना आ गया, 0.97917, ठीक है, 0.842.772, ठीक है, 60,000 मल्टीप्लाई 0.917 कितना हो गया, 55020, 60,000 मल्टीप्लाई 0.842, 50, 520, 10,60,000 मल्टीप्लाई 0.772 कितना हो गया, 8,18,320। 2 मिनट, 9 था, कितना था वहाँ पे, हाँ 9% ही था विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। इसका आप टोटल करो, 818,320 प्लस 55020 प्लस 50520 कितना आ गया, 923,860, ठीक है। ये क्या हो गया आपका 923, ये हो गया आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी, ठीक है, फाइनेंशियल लायबिलिटी 9,23,860 रुपया। और इसमें अब इक्विटी का निकालूंगा मैं, सबसे पहले ऊपर मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा, टोटल इंस्ट्रूमेंट की कितनी वैल्यू थी, टोटल कितने थे, टोटल प्रोसीड 10 लाख के। फिर उसके बाद मैंने सेकंड स्टेप कंप्लीट किया, फेयर वैल्यू निकाली किसकी, फेयर वैल्यू, यहाँ पे फेयर वैल्यू लिख दो ना, फेयर वैल्यू निकाली है, ठीक है, ओ फाइनेंशियल लायबिलिटी। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप पे आ गया फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी, इक्विटी की निकालूंगा कितनी, 10 लाख में से
माइनस करूंगा 9,23,860, कितनी आएगी 10,00,000 माइनस 923,860, ये आ गई 76140। ठीक है, ये इक्विटी होगी आपकी। ठीक है, अब इसके अंदर ऐसे ही का देखते हैं इन्होंने क्या क्या मांगा। वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी और इक्विटी कंपोनेंट की मांगी थी इन्होंने, हमने वो निकाल दी है। इन्होंने लाइबिलिटी इतनी निकाली और इक्विटी इतनी निकाली। ये एक्चुअली क्या है कि राउंड ऑफ का डिफरेंस होगा, तो हम मैच कर लेते हैं इससे। ये 10 लाख का इन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट को डिस्काउंट किया 9% से, हमने भी वही किया 9% से 10 लाख को। ठीक है, और इन्होंने 60,000 को डिस्काउंट किया 9% से 3 ईयर्स तक, इसमें 60 60 60। ठीक है, 9% से यही किया हमने भी। तो एक्चुअली क्या है कि ये राउंड ऑफ का डिफरेंस होगा इन सब्सिक्वेंट ईयर। सब्सिक्वेंट ईयर में क्या होगा, मार्केट रेट से आपका इंटरेस्ट वगैरह एक्यूरी होता जाएगा, और जो कैश फ्लो होगा वो एक्चुअल में उसकी निकाल लोगे। अमोर्टाइजेशन टेबल बनानी है मतलब कि सब्सिक्वेंट के लिए आपको। ठीक है, यहाँ पे EIR कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इग्नोर मार सकते हो EIR। ठीक है, क्योंकि सेम ही आएगा आपका EIR। ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती तो आपको EIR कैलकुलेट करना पड़ता। ठीक है जी, अब करते हैं 30। थर्टी 31 करते हैं। कितना टाइम हो गया भाई, टाइम लंबा जाएगा लेक्चर, कर देते हैं इसको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं फिर। डी लिमिटेड ने इशू किए प्रेफरेंस शेयर्स जी लिमिटेड को। डी लिमिटेड के लिए क्या होगा, चाहे तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगा या इक्विटी होगा। ठीक है, और इसके लिए फाइनेंशियल एसेट कितने में, 10 लाख में। 10 लाख क्या हो गया टोटल प्रोसीड। तो फर्स्ट स्टेप टोटल प्रोसीड कितना, 10 लाख का। सेकेंड स्टेप, दी होल्डर हैज एन ऑप्शन टू कन्वर्ट, होल्डर के पास ही ऑप्शन है अब भी कन्वर्ट करने का टू ए फिक्स्ड नंबर। फिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट करने का है, तो हमारा क्या हो गया, मतलब ये फिक्स टू फिक्स टेस्ट मैच हो गया, पास हो गया। ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द इशूअर एनी टाइम अप टू ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, 3 ईयर्स तक करवा सकता है। इफ द ऑप्शन इज नॉट एक्सरसाइज्ड बाय द होल्डर, तो प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट द एंड ऑफ 3 ईयर। प्रेफरेंस शेयर्स कैरी ए कूपन ऑफ RBI बेस रेट प्लस एंड इज पेबल एट दी, जो प्रेफरेंस शेयर्स का कूपन रेट है वो इन्होंने दे रखा है, क्या दे रखा है, RBI का जो बेस रेट है उसके अंदर +1% पर एनम होगा, तो वो वाला उसका कूपन रेट हो गया। तो RBI का बेस रेट देखो क्या दे रखा होगा, ये क्वेश्चन में दे रखा है RBI बेस रेट 9%, तो कूपन रेट कितना हो गया इनका, कूपन रेट कितना हो गया फिर, तो मेरा कूपन रेट हो गया 9 + 1 10%, ये हो गया आपका कूपन रेट 10% हो गया, 9 + 1 10%, एंड इज पेबल एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। तो ये 10% इनको पे करना ही करना है, तो क्या हो गया ये फाइनेंशियल लायबिलिटी वाला पोर्शन। ठीक है, और सीरीज नंबर में हो जाएंगे, उसके पास ऑप्शन है, बट ऑप्शन है मतलब कि होल्डर कैश मांगना चाहे तो कैश मांग सकता है, जी हाँ वो मांग सकता है। तो इसमें भी प्रिंसिपल का क्या हो गया, जो प्रिंसिपल है वो भी मेरा फाइनेंशियल लायबिलिटी वाला पोर्शन हो गया उसमें। तो इसमें अब हमें ये देखना होगा कि क्या सेविंग हो रही है, अगर सेविंग हो रही है तो हमारा कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, अदरवाइज तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी का ही है। ठीक है, मैं कूपन रेट है मेरे को 10% में मिल गया, ठीक है 10% कूपन रेट दे रखा, और मार्केट रेट कितना है इसमें दिया होगा। अगर मार्केट रेट नहीं दिया होगा तो मानेंगे ही नहीं कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, बट आपको दिया ही होगा ये क्वेश्चन में, विदाउट दी प्रिवेलिंग मार्केट रेट फॉर सिमिलर प्रेफरेंस शेयर्स विदाउट कन्वर्जन फीचर का, तो इसको हम मार्केट रेट ले सकते हैं। इसका क्या दे रखा रेट, और इश्यूअर से RBI का बेस रेट +4%, बेस रेट कितना दे रखा 9% +4% कितना हो गया 13%, 13% आपका मार्केट रेट हो गया। तो इसमें सेविंग आ गई आपकी। ठीक है, वो लास्ट वाला ही जो हमने एग्जांपल करवाया था वही है। तो ये क्या हो गया आपका कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया, तो इसकी लायबिलिटी निकालो और इक्विटी कंपोनेंट निकालो, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर का करवाया था सेम वैसे ही निकलेगा। ठीक है, इसमें बस आपको रेट नहीं बता रखा था, रेट मैंने आपको बता दिया कैसे निकलेगा, सेम उसी तरीके से निकलेगा लास्ट वाले के तरीके से, प्रिंसिपल का इंटरेस्ट का दोनों का कैश फ्लो करके इनकी ये आ जाएगी टोटल, और फिर ये डिफरेंस वो हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन में करवाया था सेम वैसे ही हो जाएगा आगे सिस्टम। अब 31 करते हैं, इंस्ट्रूमेंट कन्वर्टिबल ओनली एट ऑप्शन ऑफ इशूअर। ठीक है, XYZ लिमिटेड इशू करता है ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स विद द फॉलोइंग टर्म्स, द डिबेंचर्स कैरी इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 7% पर एनम। तो ये इंटरेस्ट कैरी करते कितना 7% पर एनम।
डिस्क्रिशनरी दिया हो तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कि मैंडेटरी है। ठीक है, मैंडेटरी है तो क्या होगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी। ठीक है, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाता है मेरा। और ईश्वर के पास ऑप्शन है, ऑप्शन किसके पास है, ईश्वर के पास। यहाँ पे ऑप्शन है ईश्वर के पास। ठीक है, टू आइदर कन्वर्ट कर सकता है वो फिक्स्ड नंबर ऑफ, उसमें फिक्स्ड हो गया तो मतलब मेरा इक्विटी, फिक्स्ड टू फिक्स्ड टेस्ट पास तो इक्विटी माना जाएगा। ठीक है, और वो रिडीम भी कर सकता है कैश को रिडीम भी कर सकता है और फिक्स्ड नंबर में कन्वर्जन भी कर सकता है। ठीक है, द रिडेम्पशन प्राइस इज द फेयर वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स इनटू व्हिच द इंस्ट्रूमेंट वुड हैव कन्वर्टेड इफ इट हैड बीन। तो रिडेम्पशन कौन से प्राइस पे होगा, वो फेयर वैल्यू होगी जो उस फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स की जितने इशू करने हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे डिपेंड करेगी कि जो उसकी फेयर वैल्यू होगी ना वही उसको कैश देना होगा। ठीक है, अगर वो कन्वर्जन करता तो उसकी कितने वैल्यू के शेयर्स देने पड़ते हैं, तो चाहे तो उतने वैल्यू के शेयर्स दे दे या फिर उतनी वैल्यू दे दे कैश में। ठीक है, उसको ऐसा ऑप्शन है। तो इसमें अवॉइडेबल है या नहीं है, अगर अवॉइडेबल है हम इसमें कैसे डिसाइड करते थे, ईश्वर के पास अगर ऑप्शन होता था कि अगर प्रिंसिपल, ठीक है, ये इंटरेस्ट का पोर्शन था तो वो तो मैंडेटरी हो गया था फाइनेंशियल लायबिलिटी। प्रिंसिपल मेरे अगर अवॉइडेबल होता था, अवॉइडेबल है अगर, तब तो इसको क्या कहूंगा मैं, कैश अवॉइड कर सकता हूं मैं, अगर कैश अवॉइड कर सकता हूं उसको देने से, उसको इशू कर दूंगा शेयर, तो उसको क्या माना जाएगा मेरा, इक्विटी। अगर ये अवॉइडेबल नहीं है, ठीक है, नॉट अवॉइडेबल, ठीक है, तो उस केस में क्या कहूंगा इसको, फाइनेंशियल लायबिलिटी, मतलब कि मेरे को कैश पे करना ही पड़ेगा इस केस में, अवॉइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर अवॉइडेबल होगा तो आपका कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, अदरवाइज ये फाइनेंशियल लायबिलिटी वाला हो गया। ठीक है, दी होल्डर हैज नो कन्वर्जन और रिडम्पशन, होल्डर के पास नहीं है। डिबेंचर्स का कितना टेन्योर है, 12 ईयर्स का, एंड इफ नॉट कन्वर्टेड और रिडीम्ड अर्लियर इट विल बी रिपेड इन कैश एट मैच्योरिटी। वही देखा कि अगर कन्वर्जन नहीं होता तो उसको वो मैच्योरिटी पे कैश देना पड़ेगा, इंक्लूडिंग एक्यूरेट इंटरेस्ट इफ एनी, इंटरेस्ट के साथ, मतलब कि एक्यूरेट इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा साथ में, तो मैंडेटरी हमने मान लिया। ठीक है, इसका नेचर बताओ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, तो हमें ऐसा ही आंसर दे के आना होगा कि इंटरेस्ट तो मेरा फिक्स्ड है तो मैंडेटरी हो जाएगा ये ऐसे करके, क्योंकि एक्यूरेट भी हो रहा है तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गया। अब प्रिंसिपल का अगर मैं कैश देना अवॉइड कर सकता हूं तब तो मेरा इक्विटी हो गया, तो मेरा ये पूरा डॉक्यूमेंट कौन सा होगा, मतलब पूरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही होगा कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अगर नहीं कर सकता अवॉइड तो ये प्रिंसिपल भी मेरा फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गया। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था 5 ईयर्स तक की मैच्योरिटी थी इसकी। ठीक है, 5 ईयर्स तक की मैच्योरिटी थी। मैं कहता हूं कि मेरे को 5 ईयर्स तक नहीं रखना, जल्दी सेटल करके इसको खत्म करो। ठीक है, मतलब 5 साल से पहले उसको सेटल कर देता हूं मैं। ठीक है, तो इसमें कैसे इसका ट्रीटमेंट होगा उसके स्टेप्स दे रखे मैंने। दी इशूअर स्टार्ट्स, अच्छा ये ऊपर का तो हो गया था हमारा। दी इशूअर स्टार्ट्स बाय एलोकेटिंग दी सेटलमेंट प्राइस टू द रिमेनिंग लायबिलिटी। तो इशूअर स्टार्ट करेगा बाय एलोकेटिंग दी सेटलमेंट प्राइस टू द रिमेनिंग लायबिलिटी, जो अभी आपकी ओब्लिगेशन बची हुई थी कैश पे करने की। ठीक है, ये कैसे स्टार्ट करता है, एलोकेट करेगा सेटलमेंट प्राइस को, जो सेटलमेंट प्राइस दे रहे हैं, मान लो उसने, इसका कुछ इलस्ट्रेशन है उसके थ्रू ज्यादा समझ में आएगा। जो रिमेनिंग लायबिलिटी बची हुई है, ठीक, इट डिटरमाइंस द फेयर वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग लायबिलिटी यूजिंग ए डिस्काउंट रेट दैट इज बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंसेस एट द सेटलमेंट डेट। ठीक है, मतलब कि जिस दिन सेटलमेंट कर रहे हो उस दिन मान लो जो भी मार्केट रेट होगा, ठीक है, उस रेट से आप जो भी फ्यूचर में अगर सेटलमेंट ना होता तो आपको कितनी कैश ऑब्लिगेशन थी वो देनी पड़ती। ठीक है, उसकी उस रेट से डिस्काउंट करके आज की प्रेजेंट वैल्यू निकालो, कौन सी डेट की, सेटलमेंट डेट की, जिस दिन सेटल कर रहे हो उस दिन की आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो आपकी फेयर वैल्यू आ जाएगी किसकी, फाइनेंशियल लायबिलिटी की। आप ऐसे ही निकालते थे जब इनिशियल रिकॉग्निशन किया था, तब भी आप ये मानो कि उस दिन इनिशियल रिकॉग्निशन कर रहे हो, और जितनी अभी आगे के फ्यूचर के कैश फ्लोज हैं जो ओब्लिगेशन वाले हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी वाले, उनका आज प्रेजेंट वैल्यू निकालो। उस दिन की आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी की वैल्यू आ गई, मान लो उस दिन आ गई आपकी 9 लाख की। ठीक है, और आप सेटलमेंट प्राइस हुआ था डिसाइड मान लो 10 लाख का। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि इसको एलोकेट करना है, ठीक है, सेटलमेंट प्राइस को लायबिलिटी में, 9 लाख लायबिलिटी में होगा, लायबिलिटी की हमने फेयर वैल्यू निकाल के उसको कर दिया, और रेजिडुअल होगा जो मतलब कि 10 माइनस 9 1 लाख, उसको कर देंगे इक्विटी कंपोनेंट मान लेंगे उसको। ठीक है, और फिर जो गेन या लॉस होगा वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझा देता हूं ना कैसे होगा। इलस्ट्रेशन दे रखी इसकी 32 इलस्ट्रेशन इसी की है। ऑप्शनली कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स,
ठीक है। द अमोर्टाइजेशन शेड्यूल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज सेट आउट बिलो। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल दे रखा है इन्होंने, ठीक है। जो मतलब अमोर्टाइजेशन टेबल हम बनाते थे वो इन्होंने दे दी है कि इस डेट को इतना कैश फ्लो है और इतना इतना कैश फ्लो होगा, ठीक है। और ये फाइनेंस कॉस्ट दे दी है इन्होंने एट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट EIR के अकॉर्डिंग, कितना एक्रू हो रहा है, कितनी लाइबिलिटी है, कितना इक्विटी है, ठीक है। इक्विटी का तो कभी चेंज होता नहीं है, इनिशियली इतने पे मेजर हो गई थी तो आखिरी तक भी उतने भी चल रही है, बट ये लाइबिलिटी वाला कंपोनेंट चेंज होता है। कैसे हो रहा है ये मान लो 9/24 का था पहले, इसके अंदर एडजस्टमेंट हुई, इंटरेस्ट वाला पोर्शन ऐड हुआ, कैश फ्लो वाला लेस हुआ, तो नेट में दिखाता हूं ये कैसे हुई है। ये अमोर्टाइजेशन टेबल ही बना रखी है इन्होंने। 924,061 प्लस 83165 माइनस 60,000, ये आ गया 947,226, ठीक है। ये अमोर्टाइजेशन टेबल का ही बना रखा है इन्होंने और कुछ नहीं है। कैश फ्लो इतने इतने हो रहे हैं, इतना एक्रू हो रहा है और इतना वो। एज्यूम दैट, ये कौन सी होगी, वैल्यू होगी ना फाइनेंशियल लायबिलिटी, अमोर्टाइज्ड अमाउंट। एज्यूम दैट डी लिमिटेड हैज एन अर्ली रिडम्पशन ऑप्शन, उसके पास अगर अर्ली रिडम्पशन ऑप्शन है, मान लो डी लिमिटेड के पास अर्ली रिडम्पशन ऑप्शन है, ठीक है, टू प्रीपे द इंस्ट्रूमेंट एट 11 लाख। 11 लाख क्या होगी मेरी, जो 11 लाख है ये क्या हो गई, जो मेरा वो दे रखा था प्राइस, कौन सा यहाँ पे दिया था ना जो मैंने आपको दिखाया था, सेटलमेंट प्राइस। सेटलमेंट प्राइस हो गया, ये कहाँ गया, हाँ जी, ये हो गया मेरा सेटलमेंट प्राइस, ठीक है। एंड ऑन 30 जून 2003, ठीक है। ये कब हो रहा है सेटलमेंट, 30 जून 2003 को, इस डेट पे इनका सेटलमेंट डेट होगी। ये क्या होगी, सेटलमेंट डेट, ये होगी सेटलमेंट डेट, ठीक है। इस दिन प्रीपे करने की कह रहे हैं। इट एक्सरसाइज दैट ऑप्शन एट 30 जून 2003 द इंटरेस्ट रेट हैज चेंज, इंटरेस्ट रेट चेंज हो चुका है उस दिन मार्केट का। एट दैट टाइम डी लिमिटेड कुड हैव इशूड ए 1 ईयर, अगर डी लिमिटेड उस दिन इशू करता कोई 1 ईयर का मेच्योरिटी वाला, मतलब कि मेच्योर होता जो इस डेट को, जिस दिन अभी जितना पेंडिंग है आगे हमारा, नॉन कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट, नॉन कन्वर्टिबल, जी हाँ नॉन कन्वर्टिबल का ही लेंगे, सिमिलर जो अभी लाइबिलिटी पड़ी है मेरी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, 5% हो जाता, तो ये क्या हो गया मेरा मार्केट रेट, ठीक है। और इसमें कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी एंड इक्विटी कंपोनेंट, इसमें वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी और इक्विटी कंपोनेंट बताओ कितनी कितनी होगी, ठीक है। आप क्या करोगे, कितना कैश फ्लो अभी पेंडिंग है, आपने ये वाला तो पे कर दिया होगा, ठीक है, 30 जून तक। उसके बाद आपको ये वाला और पे करना था, ये वाला पेंडिंग है, इसमें 60,000 तो आपका हो गया इंटरेस्ट का और 10 लाख हो गया आपका प्रिंसिपल वाला। 10,60,000 अभी ये वाली ऑब्लिगेशन उस दिन पेंडिंग है, इसको आप प्रेजेंट वैल्यू पे ले आओगे, किससे, 5% से, 5% से डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे ले आओगे 10,60,000 को। तो वो जो अमाउंट आएगा, जो भी XYZ अमाउंट आ गया उसको 11 लाख में से माइनस कर दोगे, ठीक है। जो अमाउंट आएगा इसको डिस्काउंट करके वो तो हो गया आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी, और जो इसको माइनस करके आएगा कौन सा 11 लाख में से माइनस जो XYZ अमाउंट आ गया, ये क्या हो गया आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी, और 11 लाख में से जो माइनस करके आएगा वो हो गया आपका इक्विटी वाला पोर्शन, ठीक है। तो ऐसे का आंसर दिखा देता हूं मैं इसको सोल्व नहीं करवाऊंगा अभी, ठीक है, इजी सा ये, हर चीज सोल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू कितने पे, 10 लाख को 5% से डिस्काउंट करके ये आ गया, 60,000 को डिस्काउंट करके ये आ गया, तो टोटल इतना फाइनेंशियल लायबिलिटी आ गया जो मैंने XYZ लिखा था, ठीक है। ये XYZ वाला हो गया फाइनेंशियल लायबिलिटी, ठीक है। और सेटलमेंट प्राइस 11 लाख था, तो बाकी वाला पोर्शन होगा इक्विटी कंपोनेंट, ठीक है। यही इन्होंने आंसर दे रखा है, समझे। तो अभी मेरे कौन सा क्वेश्चन हो चुके हैं कंपाउंड के, ये वाला भी हो गया, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका, ठीक है, सब क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है। अब एक ये गेन लॉस का बता देता हूं, गेन लॉस, अमाउंट ऑफ गेन या लॉस रिलेटिंग टू लाइबिलिटी कंपोनेंट, लाइबिलिटी कंपोनेंट का गेन लॉस आएगा कैसे, यहां पे मैं गेन लॉस दिखा देता हूं।
क्वेश्चन में ये रह गया था गेन लॉस बताना, इनने क्वेश्चन मैंने दे रखा था, ठीक है। जो यहाँ पे आपका कितना है 10,09,000 की, और इस दिन कितनी थी 9,72,000 की, 972, और उसका डिफरेंस आएगा वो होगा आपका गेन या लॉस, ठीक है। ये कहाँ जाएगा P&L में, ठीक है, 10,9 का और 972 का, और इक्विटी का इसका भी डिफरेंस आएगा, ये कहाँ जाएगा, ये पहले इतनी थी 75 और अब होगी 90 कुछ, ये कहाँ जाएगा, इन्होंने देर का फायदा इसमें, द डिफरेंस बिटवीन कंसिडरेशन एलोकेटेड टू लाइबिलिटी कंपोनेंट ये थी, और लेस कैरिंग अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी ऑन डेट ऑफ रिडेम्पशन 972, ये जाएगा P&L में, और रेजिडुअल कंसिडरेशन एलोकेटेड टू एल कंपोनेंट इज वो इक्विटी में हो गया, ठीक है। उसका डिफरेंस आएगा तो वो रिटेन अर्निंग वगैरह में चला जाएगा। द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन रिलेटिंग टू इक्विटी कंपोनेंट इज रिकॉग्नाइज इन इक्विटी, ये इक्विटी वाले को रिटेन अर्निंग में भेज देंगे, ठीक है। तो हमारा ये वाला पोर्शन हो गया है कंप्लीट। अब हमारा आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर, तो आप इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं मैं, तब तक के लिए बाय।